नमस्कार दोस्तों। कल से एक सिलसिला हमने शुरू किया है कि हरियाणा विधानसभा में जो 90 सीटें हैं, उनमें से 25-30 चुनिंदा सीटें, हॉट सीट, वीआईपी सीट, मुख्यमंत्री की सीट, पूर्व मुख्यमंत्री की सीट, किसी मंत्री की सीट या ऐसी चर्चित सीट जिस पर सबकी नजर हो, उन सीटों का एक विश्लेषण करें, आकलन करें कि उन सीटों का समीकरण क्या है, जातीय आधार क्या है, गरीब क्या है, कोई दावपेच क्या है, और उसके आधार पर एक अंदाजा लगे कि उन सीटों पर कौन अभी आज की तारीख में आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कौन कड़ी टक्कर में है। इसको समझने के लिए एक शुरुआत हमने की है। और कल हमने 5 सीटों पर जिक्र किया था, जिसमें लाडवा नायब सैनी की सीट और सांपला जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सीट, इसके अलावा 3 सीटों पर कल हमने बात की थी, दुष्यंत चौटाला की सीट पर भी। वो आप देख सकते हैं पार्ट 1 में। आज उसी का है पार्ट 2, टॉप 5 वीवीआईपी सीटों का समीकरण पार्ट 2। और आज जो सीटें हमने चुनी है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इलाहाबाद, जहां अभय चौटाला सिटिंग विधायक हैं, 4 बार के विधायक हैं, ओम प्रकाश चौटाला भी यहां से विधायक रहे, और उनका मुकाबला भरत बेनीवाल कांग्रेस के उम्मीदवार से, अमीर चंद मेहता बीजेपी के। डब्बाली अहम सीट है, डब्बाली, जहां दिग्विजय चौटाला जो जेजेपी के नेता हैं, दुष्यंत के भाई हैं, वो चुनाव मैदान में, और उनका मुकाबला उनके चाचा रिश्ते के लगेंगे आदित्य चौटाला, जो इन इन इंडियन नेशनल लोकदल से चुनाव मैदान में उनसे है, चुनाव चाचा भतीजा के बीच है। अमित सिहाग वहां से कांग्रेस के हैं जो सिटिंग है। तो शाम एक अहम सीट जिसमें चचेरे भाई और बहन, मतलब दो भाई बहन, बंसीलाल की तीसरी पीढ़ी के बीच मुकाबला है। बंसीलाल के 2 बेटों के 2 बच्चे, मतलब पोता और पोती के बीच मुकाबला है। वो सिटिंग रही है किरण चौधरी की, दिलचस्पी वो सीट है। श्रुति चौधरी चुनाव लड़ रही, जो सांसद रही है। एक पंचकुला, जहां स्पीकर है ज्ञानचंद गुप्ता, 2 बार जीते हैं, पहले 2009 में वहां कांग्रेस जीती थी पंचकुला। और वहां चंद्रमोहन जो पिछली बार हारे थे, भजन लाल के बेटे हैं, लंबे गैप के बाद पिछले चुनाव में सियासी मैदान में उतरे थे, हारे थे, इस बार फिर उम्मीदवार है। और नारनौत, कैप्टन अभिमन्यु जो पिछली बार जीते, खट्टर सरकार में मंत्री थे, 14 से 19 में हार गए थे, वहां उनका मुकाबला कांग्रेस के जसबीर सिंह से। तो ये 5 सीटें हमने चुनी हैं। इन 5 सीटों पर हरियाणा के 2 खास पत्रकार, जिनसे लगातार हम अपने चैनल पर चर्चा करते हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे स्थानीय समीकरण। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हेमंत अत्री साहब रोहतक में रहते हैं और हरियाणा को बहुत करीब से न सिर्फ जानते हैं बल्कि बारीक नजर रखते हैं। लंबे अरसे तक चैनलों में रहे हैं, मीडिया संस्थानों में रहे हैं, और तमाम चैनलों पर उन्हें बहस करते हुए, विश्लेषण करते हुए आप देखते होंगे। दूसरे रविंद्र सिंह श्योरान साहब, उनका एक अपना यूट्यूब चैनल है, फर्स्ट पोस्ट नहीं, फोर्थ स्टेट, माफ करिए। और कई चैनल में रविंद्र सिंह श्योरान भी रहे हैं, अभी पंचकुला से हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं। खास बात यह है, इससे पहले कि बातचीत शुरू करूं, ये भी बता दूं कि आज फिर से मैं हरियाणा निकल रहा हूं। शुरुआत मैं हिसार से करूंगा, कल जींद में रहूंगा, उसके बाद सिरसा और आसपास के जो भी इलाके, 5 दिन 6 दिन में लगातार अभी हरियाणा में हूं। 1-2 दिन गैप के बाद फिर 15 दिन 12 दिन चुनाव तक हरियाणा में रहूंगा। तो आपको लगता है कि आपके इलाके में हमें आना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, संपर्क सूत्र भी दे सकते हैं ताकि हम आपसे संपर्क करें। फिलहाल शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, हेमंत अत्री साहब, रविंद्र सिंह श्योरान साहब, सुबह सुबह हमारी चर्चा में, विश्लेषण में, आकलन के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जो वीआईपी सीटों का समीकरण पार्ट 2 है, उसमें पहली सीट हमने रखी है इलाहाबाद, सिरसा की सीट, सिरसा जिले की। स्क्रीन पर इलाहाबाद लाया जाए, सिरसा जिले की सीट, जहां से अभय सिंह चौटाला चुनाव मैदान में है। और सिरसा में इस इलाहाबाद की सीट पर क्या होने वाला है, इसको समझने के लिए 2 खास मेहमान। जैसा कि मैंने कहा, इस सीट का थोड़ा सा अतीत यह है कि 1967 में प्रताप सिंह चौटाला यहां से कांग्रेस पार्टी से जीते थे। तब वो परिवार देवीलाल का कांग्रेस में था। उसके बाद से कांग्रेस लोकदल के बीच ये सीट रही। 77 में जनता पार्टी जीती, 2009 में ओपी चौटाला, लेकिन 2010 में उपचुनाव में अभय सिंह चौटाला, और 4 बार अभय सिंह चौटाला वहां से जीते। तो इस बार क्या होने वाला है, स्क्रीन पर देख रहे हैं 4 उम्मीदवारों के नाम अभय सिंह चौटाला के सामने, सिटिंग अभय सिंह चौटाला। पहला सवाल आपसे, रविंद्र सिंह श्योरान, इलाहाबाद, क्या लग रहा है इस बार, क्या समीकरण है, क्या रुझान दिख रहा है अभी? जी नमस्कार। इलाहाबाद बहुत महत्वपूर्ण सीट है, खासतौर पर तीसरा मोर्चा अगर हरियाणा में कोई जिंदा होगा उसके लिहाज से। अभी जिस तरह का इलेक्शन है जो बिल्कुल बाइपोलर है, तो
एलनाबाद ही एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां से किक मिलेगी तीसरे मोर्चे के लिए। अगर कोई तीसरा पार्टी है, तीसरा गठबंधन है, तो उसकी धुरी एलनाबाद विधानसभा बनने वाली है। एलनाबाद का जहां तक समीकरण है, तो इसके समीकरण का हमने कल भी जो जिक्र किया था कि लाडवा कनेक्शन है। यहां पर बीजेपी की टिकट मांग रहे थे मीनू बेनीवाल। उन्होंने इस इलाके में काम किया और ये जो एरिया है इसके राजस्थान जब जाएंगे हम यहां से, तो जो राजस्थान के बगल की सीट है वहां पर सीपीएम का बड़ा होल्ड है। उस सीट पे भादरा, वहां से सीपीएम के नेता बनते रहे हैं। तो मीनू बेनीवाल का असर इतना ज्यादा था कि वो सीपीएम वाली जो सीट है वहां पर भी उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया और वो सीट वो जीत गई थी। अभी जो आप गए थे राजस्थान इलेक्शन कवरेज करने के लिए, तो उनका माना जा रहा था कि उनको टिकट यहां से दी जाएगी, लेकिन ये मैनेजमेंट हुआ, उनकी टिकट काटी गई और अमीरचंद मेहता को टिकट दी गई। मीनू बेनीवाल और भरत बेनीवाल, ये दोनों बेनीवाल गोत्र के जाट हैं और इस इलाके में करीब 55,000 60,000 बेनीवाल गोत्र के लोग हैं। तो उसका एक बड़ा असर यहां पर हो सकता था। लेकिन उनकी जगह लेके आ गए अमीरचंद मेहता को, जो कि पंजाबी समुदाय से हैं। पंजाबी समुदाय का वोट वहां पर है, लेकिन 15,000 20,000 के आसपास कम वोट है। तो जाहिर है अभी जो है, और भरत बेनीवाल हैं, कांग्रेस पार्टी के पहले विधायक रहे हैं, उनकी छवि को लेके लोग काफी सवाल खड़ा करते हैं। आप वहां जाएंगे तो डिटेल में आपको पता लगेगा। तो ऐसे में अभय चौटाला मजबूत स्थिति में है, एक बात। दूसरी बात, इस इलाके में एक और कम्युनिटी है राय सिख, और वो राय सिख यहां भी है, वो राय सिख डबवाली में भी, रानिया में भी, सिरसा के इलाकों में है, और वो यहां से शुरू होके वो कम्युनिटी आपको अबोहर, फजिल्का, फिरोजपुर, भटिंडा से होती हुई वो पाकिस्तान तक चली जाती है, सरहद के उस पार। तो ये राय सिख कम्युनिटी है, इसका वोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके वोट में सेंध लगाने में अभी तक तो चौटाला परिवार कामयाब रहा है, लेकिन इस बार उनका भी वोट इंपॉर्टेंट है। और उनके वोट में कई बार ऐसा सुना गया है कि खरीद फरोख्त भी हो जाती है। तो इसलिए ये सीट जो है, फिलहाल कागज पर हम जब देखेंगे तो अभय चौटाला मजबूत स्थिति में है, फैमिली बेस्टियन है, और सिरसा में एक अनस्पोकन ट्रेंड है कि इलेक्शन जो होता है वो चौटाला वर्सेस अदर्स होता है। चौटाला कमजोर हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है, देवीलाल की जो पार्टी है, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। उनके खिलाफ कौन जीतेगा, कौन लड़ेगा, वो महत्वपूर्ण है। तो अभय चौटाला मजबूत स्थिति में है, और ये एक और लिटमस टेस्ट इस बात का भी होने वाला है, अगर अभय चौटाला हारते या जीतते हैं, कि किसान आंदोलन का असर कितना ज्यादा है। क्योंकि पंजाब की जमीन से टच करता ये इलाका है। पंजाब, एक तरफ पंजाब है, एक तरफ राजस्थान है, और किसान आंदोलन यहां बहुत ज्यादा सक्रिय रहा है। एकमात्र पूरे हिंदुस्तान में व्यक्ति यही थे, अभय चौटाला, जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया अपने पद पे, बाई इलेक्शन करवाया और उसके बाद फिर जीत के आए। हालांकि वोट कम मिला, मतलब वोट का गैप कम रहा। तो अब एक बार फिर से ये लिटमस टेस्ट होगा कि हरियाणा में या इस इलाके में जो किसान आंदोलन था उसका अब कितना असर बचा है जी। और अभय चौटाला की जीत से ही, अभय चौटाला की जीत से ही बीजेपी की सम्मानजनक स्थिति का अंदाजा लगेगा। तो एक अहम ये भी है जो उन्होंने बताया, सही बात है कि अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था किसान आंदोलन के दौरान, दोबारा लड़े। पहली बार 19 में उन्होंने, इसके पीछे उन्हें 12,000 के वोट के मार्जिन से जीते थे, मार्जिन कम हो गया 5-6 हजार। लेकिन आप ये कह रहे हैं संक्षिप्त में कि अगर आपसे ये पूछूं कि अभय चौटाला का मुकाबला किससे है, भरत बेनीवाल कांग्रेस या बीजेपी? भरत बेनीवाल से ही है मुकाबला, कांग्रेस से ही है मुकाबला। मुकाबले में कौन? बीजेपी तो कहीं नहीं है। बीजेपी ने तो अपने वीक कैंडिडेट को दिया ना सर, कम स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को तो विड्रॉ कर लिया। हाँ, और ये जो मनीष अरोड़ा, आम आदमी पार्टी और जेजेपी, ये तो बस फोटो में ठीक लगते हैं सर। नहीं, हमें फोटो भी नहीं मिल पाया गूगल पे, तो हमने एक डाला है। ये नहीं है सर, ये इनका ज्यादा बेस उस इलाके में नहीं है। क्या होता है ना कि जिनको कई बार नाम नहीं जानते, सर्च में गलत फोटो लग जाए, तो हमने ऐसे एक सिंबॉलिक डाला है। नहीं, अभी इनको सर और स्ट्रगल करना पड़ेगा। देखिए, आम आदमी पार्टी को तो पूरे हरियाणा में फोटो में आने के लिए, मतलब यहाँ भी करना पड़ेगा। जेजेपी का वहां कुछ है नहीं, पिछली बार भी कुछ नहीं था, बल्कि बगल की सीट पर जेजेपी ने किसी और कैंडिडेट को सपोर्ट कर दिया है। जेजेपी का कुछ वहां पर है नहीं ज्यादा। वहां पर
इसी सीट पर हेमंत अत्री साहब, और साथ में ये भी कि इस बार बड़ा दिलचस्प होगा कि जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल का क्या होता है। पिछली बार एक दिलचस्प बात ये हुई कि 18 में चूंकि अलग पार्टी बना ली, अभय सिंह चौटाला ने जब उन लोगों को निकाला, बाप बेटों को, मतलब अपने भाई और भतीजों को, और उसके बाद जेजेपी ने एक तरह से इंडियन नेशनल लोकदल के काडर पर, वोट पर कब्जा किया, और उसके बाद भावनात्मक वजह भी रही होगी, और उसके बाद 10 सीटें जेजेपी जीत गई 2019 के चुनाव में, और अभय सिंह चौटाला इकलौते अपनी सीट के साथ इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक बने। इस बार जेजेपी चूंकि बहुत कमजोर मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी के साथ जाने की वजह से उन जेजेपी के प्रति नाराजगी, दुष्यंत चौटाला खुद कमजोर विकेट पर हैं, दिग्विजय चौटाला कमजोर विकेट पर हैं, तो इसलिए इस बार क्या अभय सिंह चौटाला की वापसी कुछ होती है? दोनों के गठबंधन है, जेजेपी का गठबंधन है आजाद समाज पार्टी के साथ, और अभय सिंह चौटाला का बीएसपी के साथ। लेकिन फिलहाल एलनाबाद बैकग्राउंड एक थोड़ा बता दिया। हेमंत अत्री जी, आपकी राय, आपका आकलन। देखिए अजीत जी, ये जो सुबह जो आपने एलनाबाद का जिक्र किया, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि हरियाणा के अंदर जो तीसरा फ्रंट है, जो अगर कोई फोर्स तीसरी बनती है तो उसका पहला लिटमस टेस्ट यहाँ से एलनाबाद से शुरू होगा। और एलनाबाद ऐसी सीट है जो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की बॉर्डरिंग उस पर टच करती है, तो सबका थोड़ा सा मिक्स एक है, किसान आंदोलन का एक इम्पैक्ट है, सारी चीजें। और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में क्या भविष्य होगा, उसका एक बहुत बड़ा पैमाना एलनाबाद तय करेगा। जो मनोहर लाल खट्टर ने जो अपना चक्रव्यूह रचा है, तमाम तरह की सिटिंग और सेटिंग का, वो यहाँ पर आपको दिखता है। जो मीनू बेनीवाल है, वो सबसे करीब व्यक्ति, आप हैरान रह जाएंगे जानकर, मीनू बेनीवाल ना केवल मनोहर लाल खट्टर के नजदीक थे, बल्कि अमित शाह और मोदी तक भी उनकी मार थी सीधी। इतने मतलब सीरियस कंटेंडर थे वो, तो टिकट दिलवाने वालों में है। और यहाँ पर एक रणनीति के तहत मीनू बेनीवाल की टिकट काट दी गई है। वो बहुत बड़ी हस्ती है, उद्योगपति, सामाजिक, बीजेपी से टिकट काट दिया और अमीर चंद मेहता को दिया। हाँ, अमीर चंद मेहता को दिया। और ये अकेला यहाँ नहीं है अजीत जी, सिरसा बेसिकली जो है, सिरसा भारतीय जनता पार्टी की कमजोर कड़ी है, और वो क्या खेल कर रही है अगर उसको समझना हो तो सिरसा की सीटों के आप बीजेपी के कैंडिडेट देख लीजिए, पर्टिकुलरली यहाँ देख लीजिए, डबवाली देख लीजिए, सिरसा सिटी में भी देख लीजिए, कोई नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या किया है कि एलनाबाद में अभय सिंह को कितनी मजबूती दी जाए, पूरी कोशिश उसकी की है कि एक फोर्स इंटैक्ट रहे, और जिसका इंपैक्ट ना केवल यहाँ रहे बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर जाट वोटों का काटने का जो काम पिछली बार जेजेपी ने किया था और सक्सेसफुली किया था, 14.8% वोट उनको मिले थे आपने कहा, और 10 सीटें मिल गई थी। इस बार जेजेपी का खाते का भी जो स्थिति है वो सबको पता है, लेकिन आईएनएलडी को रिवाइव करने की डेस्परेट कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। ये तो आप एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हर बार लगा देते हैं, कल भी आपने लगा दिया, आज इसमें भी लगा दिया कि बीजेपी के द्वारा। बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिए हैं वो अपने आप सेल्फ स्पीकिंग है, इसमें मेरी थ्योरी की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो मीनू बेनीवाल थे, जो लगातार चुनाव लड़ रहे थे एक तरीके से 4 साल से, बाई इलेक्शन के दौरान भी उनका आपने सारा देखा होगा, बहुत जबरदस्त। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने मीनू बेनीवाल या मजबूत उम्मीदवार को नहीं टिकट देकर अमीर चंद मेहता को इसलिए टिकट दे दिया ताकि अभय सिंह चौटाला की राह आसान हो जाए। तो ये एक तरह से आप पर्दे के पीछे की सेटिंग की बात आप कर रहे हैं। यहाँ की भी कर रहा हूँ, डबवाली की भी कर रहा हूँ, मैं लाडवा की भी कर रहा हूँ, ये सारी चीजें जुड़ी हुई है जी, आइसोलेशन में नहीं है। वहां पर तो सावित्री जिंदल पे भी कल बात हुई थी कि वो भी एक फ्रेंडली मैच है। निश्चित तौर पे मनोहर लाल जी ने कल बात भी की है उनसे कोशिश भी की, लेकिन वो मानी नहीं, एक अलग बात है। चलिए, बहरहाल अब क्या स्थिति है, अब वापस लौटते, चूंकि हम 5 सीटों पर बात करेंगे, तो आज की स्थिति में क्या देखते हो आप एलनाबाद के अंदर सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी का, भरत सिंह बेनीवाल का और अभय सिंह चौटाला जी का है। और एज अगर आप देखेंगे आज की तारीख में तो क्लियर एज अभय सिंह चौटाला को है। पिछली बार उनको 6708 वोटों की बाई इलेक्शन में जीत मिली थी, उससे पहले 2019 में 12-13 हजार की जीत थी उनकी। इस बार मुझे लगता है कि जो बाई इलेक्शन का स्कोर था उससे बेहतर अभय सिंह चौटाला कर पाएंगे, और यहां से इनेलो का जो पिछली बार एक सीट पे सीमित रह गई थी, मुझे लगता है यहां से उनको मजबूती मिलेगी, और बाकी सारी सीट, सिरसा की एक आध सीट पे, एक जमुनानगर की सीट, हतीम की सीट, 5-4 सीटों पे उनका मुकाबले में आने की स्थिति आज की तारीख में दिखती है, लेकिन उसका शुरुआत एलनाबाद से हो रही है, ऐसा लगता है। और ये मनीष, मतलब आम आदमी पार्टी और जेजेपी, नहीं, इनका कुछ नहीं है यहाँ पर, ना पहले था ना अब है, ये केवल एक सिंबॉलिक प्रेजेंस है, और ये 500-400 वोट, 1000 वोट, उससे ज्यादा इनकी कोई वो नहीं। चलिए, अब दूसरी सीट पर आते हैं, तोशाम। तोशाम एक अहम सीट है, जो शिफ्ट करिए, तोशाम इस सीट की भिवानी जिले की सीट है, और यह खास इसलिए है कि जैसा मैंने कहा कि बंसीलाल के पोते और पोती के बीच का मुकाबला है।
बंसीलाल के दो बेटों के परिवार के बीच मुकाबला है। सुरेंद्र सिंह और रणवीर महिंद्रा, अगर नाम मैं मिस नहीं कर रहा हूं, उनके भिवानी महिंद्रा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी और सुरेंद्र सिंह और किरण चौधरी की बेटी है श्रुति चौधरी। श्रुति चौधरी 2009 में सांसद भी रही हैं भिवानी से, हार गई उसके बाद 14 में, तो 19 में उनको टिकट नहीं मिला। बहरहाल तो श्रुति चौधरी यहां से बीजेपी की उम्मीदवार हैं, बीजेपी में आई, किरण चौधरी भी आई, श्रुति चौधरी भी आई, और उसके बाद उनको यहां से टिकट मिला। अनिरुद्ध चौधरी, जैसा कि मैंने कहा कि दोनों भाई बहन हैं, चचेरे, और दलजीत सिंह और बाकी पार्टियां। तो तोशाम का एक छोटा सा संक्षिप्त इतिहास अगर कहें तो बंसीलाल का गढ़ रहा है। कुल मेरे ख्याल से 6 बार, 67 से लेकर और आखिर तक बंसीलाल 6 बार वहां से जीते, 7 बार शायद लड़े, जिसमें 6 बार जीते। पहली बार मुख्यमंत्री बने तो तोशाम से ही जीत कर बने। उसके बाद उनके परिवार के लोग, उनके बेटे सुरेंद्र सिंह वहां से जीते। कहा जा रहा है कि अगर एक अंदाजा शायद है कि 11 या 12 बार इनके परिवार के लोग ही वहां जीतते रहे, और 4 बार किरण चौधरी वहां से लगातार विधायक रही, और उन्हीं की सीट पर अब श्रुति चौधरी है। तो पहला आप ही से है सवाल रविंद्र सिंह सेवरान। और एक बाइट मैंने देखी थी 4-5 दिन पहले, किसी रिपोर्टर ने किरण चौधरी से कहा कि ये तो अनिरुद्ध चौधरी भाई हैं और भाई बहन के बीच है, तो उन्होंने कहा दुश्मन जब हो जाता है तो कोई भाई बहन नहीं होता है, भाई बहन की बात मत करो। तो यहाँ क्या स्थिति तोशाम में दिख रही है बंसीलाल के पोते और पोती की लड़ाई में? बस एक आंकड़े को दुरुस्त करके आगे बढ़ता हूं सर जी। बंसीलाल विधानसभा चुनाव कभी नहीं हारे। बंसीलाल का परिवार एक बार विधानसभा चुनाव हारा है, अभी तक कितने चुनाव लड़ेगा। जिस 1987 का, जो क्योंकि हमारे दर्शकों को सही जानकारी लेने का अख्तियार है, बिल्कुल 1987 के जिस चुनाव की हम लोग अक्सर बात करते हैं कि वहां से चुनाव बंसीलाल हार गए थे, वो शुरुआत में बंसीलाल चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो कैंडिडेट थे उनको अनसीट किया और बंसीलाल को विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर किया। लेकिन सही आपने बताया, क्योंकि ये चीज कई बार रिसर्च में कुछ उसके आधार पर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए करेक्ट करने के लिए 5 साल लेकिन लग गए थे इलेक्शंस में उस आदेश को आने में सुप्रीम कोर्ट के, तो 5 साल के बाद उनको विजेता डिक्लेयर किया गया और 2000 में वो चुनाव वहां से हारे। 2000 में सुरेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ा था और वो कांग्रेस के कैंडिडेट से वहां से चुनाव हार गए 2000 में, तो धर्मवीर वहां से चुनाव जीते थे। खैर, अब बात, अभी जो इलेक्शन है बहुत रोचक चुनाव है सर यहाँ का। यहाँ पर भाई बहन के बीच का इलेक्शन है और खास बात यह है कि दोनों पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से विधानसभा का। अनिरुद्ध का तो पहला ही चुनाव है, उन्होंने इसके पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा, बीसीसीआई का चुनाव जरूर लड़ा है, और श्रुति का विधानसभा का पहला चुनाव है, लोकसभा के वो 3 चुनाव लड़ चुके हैं। अभी जो सेंटिमेंट है, क्योंकि ये इलाका भी जो सिरसा का क्षेत्र है ना, सिरसा, हिसार और भिवानी, ये राजस्थान को टच करने वाला इलाका है। इसको बांगड़ बोला जाता है, इस इलाके को बागड़ी बेल्ट बोलते हैं। तो इनकी भाषा राजस्थान से टच करती हुई भाषा है, खाना पीना सब। तो ये पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, बंसीलाल का गढ़ रहा है। और श्रुति चौधरी, किरण चौधरी के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से यहाँ के समीकरणों में भारी बदलाव है। जब तक किरण चौधरी यहाँ पे थी तब तक कांग्रेस पार्टी के लिए कोई टिकट की दावेदारी करने वाला व्यक्ति नहीं था। सबको यही लगता था कि ये तो सीट इन्हीं के पास रहेगी, और इसी वजह से उनके हाजिर होने से, कांग्रेस पार्टी में रहने से रणवीर महिंद्रा को भी ये सीट छोड़ के और बगल की सीट बारडा से विधानसभा के 3 चुनाव लड़ने पड़े। हालांकि वो जीत नहीं पाए, पर उनको 3 चुनाव यहाँ से लड़ने पड़े। एक उन्होंने मुंडाल से विधानसभा का चुनाव लड़ा, और उसका रीजन यही था कि किरण चौधरी जो है वो एक मजबूत नेता रही और उनका टिकट काटना पॉसिबल नहीं था। ये क्षेत्र भी जाट बाहुल्य है। इस क्षेत्र में बंसीलाल, क्योंकि मुख्यमंत्री रहे, बंसीलाल बहुत पॉपुलर चीफ मिनिस्टर रहे, और एक जमाने में बंसीलाल को लोगों ने बहुत ज्यादा नापसंद भी किया, और उसका वो दौर था इमरजेंसी का दौर है, संजय गांधी से प्रॉक्सिमिटी का दौर है। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसी दौर में नारे लगते थे कि इमरजेंसी के 3 दलाल। आपने तो कवर किया होगा सर, तो हरियाणा में कवर नहीं किया मैं, इतना भी मुझे 70 साल का ना समझे आप। मैं इमरजेंसी के समय में स्कूल में पढ़ता था। ऐसे दर्शक समझेंगे कि 75 साल के ये मार्गदर्शक मंडल वाले हैं। हाँ। तो वो नारे लगते थे सर, तो हरियाणा में वो संजय शुक्ला बंसीलाल या संजय इंदिरा बंसीलाल के नाम से लगते थे। और उसी चुनाव में, 77 के चुनाव में, फिर जब इतना ज्यादा विरोध था बंसीलाल परिवार का, तो इनके बेटे ने कांग्रेस छोड़ दी और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, और वो फिर जीत गए कांग्रेस का, क्योंकि विरोध था।
और उसी वक्त पे 77 के चुनाव में बंसीलाल लोकसभा का चुनाव हार गए, और तब बंसीलाल के नारे लगते थे कि लोग जो नारे लगाते थे बंसीलाल के खिलाफ कि बैठ जा बंसी वक्त है और तेरी जमानत जब्त है, क्योंकि इतना ज्यादा उनका विरोध था। और कंपैरेटिवली जो नई लीडर थी चंद्रावती, उन्होंने उनको भिवानी से लोकसभा का चुनाव हरा दिया था। तो ये तो हो गया इतिहास। क्या इसमें एक इंटरेस्टिंग ये भी है क्या कि 98 में लोकसभा चुनाव बंसीलाल के दोनों बेटे रणवीर महिंद्रा और सुरेंद्र सिंह लड़े थे, आमने सामने लड़े थे सर, और बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र सिंह हरियाणा विकास से और रणवीर महिंद्रा कांग्रेस से, और बिल्कुल, और तीसरे लड़े थे अजय चौटाला INLD से। तीनों चुनाव लड़े थे सर जी। चलिए अब आते हैं आज पर। तो आज का ये है कि कांग्रेस और बीजेपी का कड़ा मुकाबला है, और बीजेपी की जीत इस बात पर निर्भर है कि जो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से नाराज होके, शशि रंजन परमार जो पहले विधायक रहे हैं मुंडाल से, वो विधानसभा क्षेत्र अब रहा नहीं, वो राजपूत प्रतिनिधि हैं, राजपूत नेता हैं, वो जितने वोट लेंगे बीजेपी का प्रोस्पेक्ट जीतने का उतना कम होता चला जाएगा। अब पूरा खेल इन दो नेताओं से शिफ्ट होकर तीसरे पे चला गया है। अब ये कोशिश की जा रही है कि उनका नॉमिनेशन विड्रॉल करवा लिया जाए, क्योंकि अभी शुरू हो गया है, तो पूरा खेल वहां शिफ्ट हो गया है। अदरवाइज ये सीट बहुत रोमांचक है, इस पर बहुत कड़ी टक्कर है, और क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। चलिए ठीक है। हेमंत अत्री जी, रविंद्र सिंह शेवरान ने कहा कड़ी टक्कर है श्रुति चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी के बीच, क्या होगा कहना मुश्किल है। हालांकि ये देख रहा हूं KJP और दलजीत सिंह, मतलब आम आदमी पार्टी का आप लोग कहीं नाम ही नहीं ले रहे हैं, लेकिन चलिए कड़ी टक्कर है। और क्या लगता है? नहीं अजीत जी, जहां उनका नाम की जरूरत पड़ेगी उनका नाम लिया जाएगा, उस पर कोई उस तरह की बात नहीं है सर। हम लोग तो, हम क्या, कोई जनता नहीं ले रही सर, हम तो वही बता रहे हैं जो जनता कहती है। यहाँ पर जो तोशाम की जो आज की स्थिति है, अगर हरियाणा के अगर टॉप 5 सीटों पे जहां सबसे रोमांचक चुनाव होना है, अगर उसकी आप बात करेंगे तो ये उनमें पहले दूसरे 3 नंबरों में से एक आएगी। और ये इसलिए आएगी कि विद इन फैमिली विरासत का जो एक लड़ाई है, किस तरीके से पहली बार चुनाव में तीसरी पीढ़ी को उतार दिया है बंसीलाल जी के, ना केवल इन्होंने अपने श्रुति तो लोकसभा की रह चुकी है MP, विधानसभा में पहली बार अनिरुद्ध चौधरी आ रहे हैं। और बिल्कुल सही कहा, जो बैलेंसिंग एक्ट है, जो असली लड़ाई है, वो शशि परमार के साथ है। और एक चीज और बता दूं मैं कि जो इस एरिया के जो ठाकुर है, जो आमतौर पर वो बंसीलाल परिवार के खिलाफ ही रहते हैं ट्रेडिशनली, आज से नहीं कभी से। लेकिन इस बार चूंकि बीजेपी से किरण चौधरी लड़ रही, श्रुति चौधरी लड़ रही है, वो किरण चौधरी की बेटी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट और है जीत जी, जो अगर आप बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगे, कि किरण चौधरी ने सारी राजनीति अपनी कांग्रेस की और पहली बार वो और उनकी बेटी बीजेपी में आई है। तो गजब की बात यह है कि जो यहाँ का जो व्यक्ति है, क्या नाम है अपने तोशाम का जो एरिया है, वो श्रुति को पूरी तरीके से, ये बदलने के बाद भी श्रुति और किरण को पूरे तरीके से रिजेक्ट नहीं कर पा रहा है, और अनिरुद्ध चौधरी को पूरे तरीके से एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा है उनके खिलाफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है चौधरी बंसीलाल की तीसरी पीढ़ी के। कारण क्या है उसका, कि जो ये राजपूत वोट है, यहाँ पर 13-14 हजार राजपूत है, और वहां की राजपूत सभा जितने भी वो होता है उनका जो सामाजिक भाईचारा, उन्होंने कसम खा करके इनको ना केवल पंचायत करके कैंडिडेट बनाया शशि रंजन परमार को, बल्कि उनको ये कहा कि जो सारे के सारे वोट इनके खिलाफ जाएंगे, शशि परमार को वोट मिलेंगे। अब अगर किरण चौधरी व्यक्तिगत कांग्रेस में होती तो उसका लाभ होता, क्योंकि उनको राजपूतों की वोट मिलती नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रेंथ कोर एरिया है, उसमें ठाकुरों की वोट बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये अगर एक स्टेज से आगे वोट ले गए, इसमें JJP इनेलो का कहीं कोई नहीं है। यहां पर बैलेंसिंग फोर्स अगर कोई है तो वो शशि रंजन परमार है, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे दिक्कत की बात है, जो एक बार अपनी पहले वैसे बात हुई थी, कैमरे पे बात हुई, हरियाणा के अंदर एक बड़ी रोचक स्थिति और है जी, वो ये है कि जो जाट कैंडिडेट है जितने भी, केवल किरण चौधरी श्रुति चौधरी की छोड़ दीजिए, वो चाहे अभिमन्यु हो, चाहे वो धनखड़ हो, चाहे कोई, समस्या क्या है कि किसान आंदोलन के बाद और पिछले 10 साल के शासन के बाद जाटों में एक खास तरह की दिक्कत आई, जो वर्सेस वाली जो सियासत है ना, जो बीजेपी से नाराजगी का एक कारण ये समुदाय मानता है। अब दिक्कत क्या है सामाजिक तौर पर, कि जो बीजेपी की टिकट पर जाट चुनाव लड़ रहे हैं, जो कितने ही मजबूत हो, कितना ही उन्होंने काम किया हो, कुछ भी किया हो, जो स्थानीय जाट लोग हैं वो बीजेपी वाले जाट को जाट मानने को तैयार नहीं है। दिक्कत ये है सबसे बड़ी। और जो नॉन जाट समुदाय है उनके लिए तो वो जाट है। तो जो बीजेपी के जाट प्रत्याशी हैं वो बेचारे धर्म संकट में है, चाहे वो यहाँ हो चाहे कहीं स्टेट की बात कर लीजिए आप, कितना ही अच्छा काम किया हो, सामाजिक तौर पे कितना किया हो,
सामाजिक काम कितने कराए हो, डेवलपमेंट कितना कराया हो, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर अनिरुद्ध चौधरी के साथ एक खास तरह की लेगेसी है, कुछ खास तरह की एरोगेंस भी है, वही एरोगेंस उधर भी है। तो ऐसे में शशि परमार देखिए सबसे मजबूत प्रत्याशियों में थे, और अगर किरण चौधरी यहाँ नहीं आती, मान लीजिए बीजेपी में नहीं आती, तो शशि परमार को ही टिकट मिलना था अदरवाइज सामान्य परिस्थितियों में, क्योंकि बड़े मजबूत दावेदार थे वो। तो ऐसी सूरत में जो यहाँ का जो मुकाबला है जी इतना रोचक है, जो कभी 98-99 में जो चौधरी बंसीलाल जी विकास पार्टी के साथ और वो सारी चीजें थी, उस दौर की याद दिलाता है। तो आज आप किसको एज देखते हैं? नहीं, मैं यहाँ पर कोई भी खतरा उठाने को तैयार नहीं हूँ। यहाँ पर बहुत कांटे का मुकाबला है, और जो शशि रंजन परमार का जो स्कोर होगा वो इस सीट की तय करेगा। और मुझे लगता है ये जो सीट का परिणाम है वो चंद हजारों में होगा, दैट मे बी लेस देन 5,000, ऐसा मुझे लगता है। तो 5,000 का जो मार्जिन है उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लड़ाई सीधी सीधी श्रुति चौधरी और अनिरुद्ध की है, बहन भाइयों की है, चचेरे भाई बहन है, लेकिन बैलेंसिंग फोर्स जो है वो शशि रंजन परमार है। अब ये इंटरेस्टिंग है कि तोशाम के बारे में दोनों खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि लगता है कड़ी टक्कर है। और अगर ऐसे देखेंगे तो तोशाम में 4 बार किरण चौधरी 2005 के बाईपोल से लेकर, और 9 और 14 और 19 किरण चौधरी जीती हैं, जो अभी भी सिटिंग है, श्रुति चौधरी की मां है। तो एक दिलचस्प, जहां 2 भाई बहन चुनाव लड़ रहे हैं, चचेरे, लेकिन बंसीलाल के पोते और पोती। और ये क्या होने वाला है, इसको लेकर अभी आकलन दोनों हमारे वरिष्ठ पत्रकार, जाहिर है कड़ी टक्कर में कई बार अंदाजा नहीं लगता। और जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं कि चुनाव के आखिरी हफ्ते में तस्वीर थोड़ी ज्यादा साफ होगी। अब आते हैं, सही बात है ना शिवराम साहब? इतने क्लोज कंटेस्ट में कॉल नहीं लेनी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात। नहीं, हमें वो काम है कि हमारा वो काम भी नहीं करना है कि हम कुछ भी ऐसे बोल नहीं रहे। हाँ, किसी को हरा दे, किसी को जिता दे, जवानी जमा खर्च करना भी नहीं। हाँ, इस चुनाव में ना एक इशू और है, बड़ा सेंटिमेंट, तोशाम की सेंटिमेंटल इशू बहुत है। ये जो इलाका है थोड़ा सा सेंसिटिव है, सेंटिमेंटल है। और श्रुति चौधरी क्योंकि लड़की हैं और इनके पिताजी का दुखद देहांत हो गया था, तो इस वजह से लोगों के अंदर इनको लेके थोड़ी सी एक्स्ट्रा सिंपैथी है कि भाई बच्ची है हमारे इलाके की और सुरेंद्र की बेटी है। वो एक सेंसिटिविटी थोड़ी सी इनको कहीं ना कहीं बेनिफिट देगी। और ये यहाँ दलजीत सिंह, राजेश भारद्वाज, मतलब आम आदमी पार्टी, जेजेपी, और इन लोग हेमंत अत्री, कोई स्ट्रगलर है सर, ये लोग मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत करें आगे के लिए, क्या पता जमानत बचेगी या क्या? नहीं, क्वेश्चन डज नॉट राइज, दे आर नॉट इन द फ्रे। मतलब ये तीनों की जमानत नहीं बचेगी आपके हिसाब से, जेजेपी, इन लो और आप? अजीत जी, यहाँ तीनों के बीच मुकाबला श्रुति, अनिरुद्ध और सीधा सीधा शशि रंजन परमार का है, बाकी कोई खाता नहीं है। और यहाँ के लोग पॉलिटिकली इतने मैच्योर भी हैं कि वोट अपनी खराब भी नहीं करेंगे। चलिए, आप रविंद्र सिंह सिवरान? नहीं सर, बहुत आसान नहीं है इनके लिए, तो अभी बहुत समय लगेगा। इनकी तो तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वक्त है। और सर ये देखिए ना, हिसार, सिरसा और भिवानी, ये तीनों लोग जिले जो है ना, इन्होंने मुख्यमंत्री पैदा किए हैं और सबसे लंबे अरसे तक रहे, तो लोग बहुत अवेयर हैं इस इलाके में पॉलिटिकली ना, तो थोड़ा सा उसका भी नुकसान शायद इन तीनों जो 3 कैंडिडेट्स उनको होगा। चलिए, अब हम तीसरी सीट की तरफ आते हैं। सिरसा जिले की सीट है डब्बाली, और डब्बाली भी अपने आप में बहुत दिलचस्प भी है और अहम भी है। जैसे वहां अब पिछली सीट तोशाम में हमने देखा कि तोशाम में मुकाबला भाई बहन के बीच है, चचेरे भाई बहन के बीच, वैसे ही अगर डब्बाली देखेंगे तो चाचा और भतीजे के बीच, एक ही परिवार की दूसरी तीसरी पीढ़ी के बीच है, और चाचा भतीजे की लड़ाई डब्बाली में दिग्विजय सिंह चौटाला, जो अजय सिंह चौटाला के बेटे हैं, ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं, देवीलाल के पड़पोते हैं, जेजेपी से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, और आदित्य चौटाला इन लोग की तरफ से हैं, जो ओम प्रकाश चौटाला के भाई के बेटे हैं, तो चाचा हुए। और इसके अलावा अमित सिहाग, जो सिटिंग है कांग्रेस के, चूंकि सीट ये मौजूदा विधायक अमित सिंह सिहाग है, बीजेपी से बलदेव सिंह, कुलदीप गदराना। अब डब्बाली और इसमें आसपास की इलाके जो हैं, सिरसा और हिसार, जैसा कि उन्होंने कहा, ये सब देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला के प्रभाव क्षेत्र वाले भी इलाके रहे, और जेजेपी को पिछली बार बहुत यहाँ फायदा मिला। सिरसा और हिसार के इलाके में ज्यादा सीटें जेजेपी को मिली, इन लोगों का तो खाता खुला सिर्फ एक। तो अब शुरू करते हैं फिर वापस यहीं से, रविंद्र सिंह सिवरान, डब्बाली को कैसे देखते हो आप? और डब्बाली की खास बात यह भी है कि 2014 में यहाँ से नैना सिंह चौटाला, जो मां हैं दुष्यंत और दिग्विजय की, वो यहाँ से विधायक रही थी, और उसके पहले 2009 में इनके पिता अजय सिंह चौटाला यहाँ से विधायक रहे। बिल्कुल।
देखिए सर, डबवाली जो है वो अच्छा खासा शहर है, ठीक ठाक बड़ा शहर है, और वो ऐसा शहर है जिसकी जो पंजाब और हरियाणा दोनों इलाकों में पॉपुलर है, क्योंकि पंजाब के लोग भी वहाँ आते हैं और हरियाणा के लोग भी आते हैं वहाँ पर। तो बिल्कुल उस तरह का एक सेंट्रल सिटी है वो, और उसके बीचों बीच से समझिए हरियाणा और पंजाब की तकसीम हुई थी जब दो अलग राज्य बने थे। और दिग्विजय चौटाला चौधरी देवीलाल के जो बड़े बेटे हैं ओम प्रकाश चौटाला, उनके पोते हैं। ओम प्रकाश चौटाला के 3 और भाई हैं, उनमें सबसे छोटे हैं जगदीश, जिनकी देहांत हो गया था बड़ी कम उम्र में, उनके बेटे आदित्य हैं। और चौधरी देवीलाल के परिवार में ही, मतलब नॉट इमीडिएट फैमिली, लेकिन बिल्कुल नजदीक परिवार में अमित सिहाग के पिता हैं डॉक्टर केवी सिंह, जो कि उनके ओएसडी रहे और उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा के भी ओएसडी रहे। तो ये तीनों, और इनका घर भी ऐसे अगल बगल में है तीनों का, बिल्कुल एक दो तीन ऐसे घर हैं। तो ये परिवार के बीच का मुकाबला है, तीनों एक ही परिवार के हैं और चौधरी देवीलाल के लीनिएज से ही आते हैं, उन्हीं की पॉलिटिकल जो एफिलिएशन है उनकी वजह से इनकी पॉलिटिक्स चली है। तो तीनों का मुकाबला है। ये इसका विधानसभा क्षेत्र भी उसी तरह का है, इसका जो डेमोग्राफी है, जैसे कि हमने जिक्र किया था एलनाबाद में, किसान बाहुल्य क्षेत्र है, तो एक शहर है। और आदित्य चौटाला जो पहले बीजेपी में थे, इनको चेयरमैन बनाया गया था मार्केटिंग बोर्ड का, अच्छा खासा पद होता है, और इनको पार्टी ने सिरसा का जिला अध्यक्ष भी बनाया। अब जिला अध्यक्ष तो कितना बड़ा पद है सर, हम जानते ही हैं। लेकिन वहां से इनको छोड़ के, और रातों रात, अभी तक इनकी पार्टी इस सीट की घोषणा भी नहीं की थी बीजेपी ने, उस घोषणा से भी पहले इन्होंने बीजेपी को छोड़ा और आईएनएलडी को ज्वाइन कर लिया। तो ये जो सारा हम लोग जो ऑर्केस्ट्रेटेड एक पॉलिटिकल ड्रामा के तौर पर जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, ये उसका एक बड़ा पार्ट है। ये आईएनएलडी में चले जाएं, क्योंकि बीजेपी का वहां पर होल्ड नहीं है, बीजेपी कमजोर स्थिति में है, बहुत कमजोर में है। बीजेपी से अगर आदित्य चौटाला पॉपुलर है, व्यक्तिगत तौर पर वो पॉपुलर हैं, उनको लोग बड़ा पसंद करते हैं, और उन्होंने सरकार की कमियों को भी उजागर किया। सरकार, क्योंकि ये इस इलाके में सबसे बड़ा इशू जो है वो नशे का है, और उन्होंने कहा कि सरकार के जो अफसर हैं, एसपी हैं, डीसी हैं, वो लोग ही नशा बिकवाते हैं इस इलाके में, और सरकार के जो एसएचओज के ऑफिस हैं, पुलिस स्टेशन हैं, वो तो वसूली का अड्डा बन गए। इतनी बड़ी बात इन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ बोली थी। तो पॉपुलर उस इलाके में ये हैं, लेकिन बीजेपी से जीत पाना इनके लिए संभव नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए बीजेपी ने अपनी खराब जो एंटी इनकम्बेंसी छवि है, उससे बचने के लिए इनको भेजा आईएनएलडी में। आईएनएलडी ने रातों रात इनके लिए टिकट की घोषणा की, और ये जो हम लोग बात कर रहे थे कि सिरसा, डब्बावाली, एलनाबाद और लाडवा, ये उसी कहानी का एक पात्र हैं। मुकाबला यहां पर मुख्य तौर पर अमित सिहाग जो कांग्रेस पार्टी के हैं, वही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं इन दोनों के मुकाबले में, लेकिन मुख्य मुकाबला अमित सिहाग और आदित्य चौटाला के बीच ही रहने वाला है। तो आप यहाँ कंस्पिरेसी थ्योरी देख रहे हैं। कंस्पिरेसी थ्योरी इसलिए बोल रहा हूं, मतलब आप नूरा कुश्ती देख रहे हैं या बीजेपी की अंडरस्टैंडिंग से वो इन लो में गए, ये देख रहे हैं। तो आप कोई कनेक्शन देख रहे हैं, तो इस कनेक्शन का आधार क्या है भाई? ये इन लो वाले देखेंगे हमारा वीडियो तो कहेंगे ये बैठ के 3 लोग जो है हमें बीजेपी की बी टीम साबित करने में लगे हैं, और ये हमारा कनेक्शन बता रहे हैं कि ये फ्रेंडली मैच हो रहा है। सर, हम तो जो दिख रहा है वही बता रहे हैं। हम लोगों को जो दिख रहा है वो तो सब जनता को दिख रहा है। हम लोगों ने कोई ऐसी डिस्कवरी नहीं कर दी जो जनता को ना पता हो। जो आम इजलास की जो बातचीत है, हम तो वही आपके सामने रख रहे हैं। अगर इसमें कुछ ऐसी थियरी नहीं है तो ओम प्रकाश चौटाला परिवार, यानी कि, और जगदीश चौटाला का परिवार, इनके तो पिछले 40 साल से पॉलिटिकल रिश्ते नहीं है। इस चुनाव से पहले ये पॉलिटिकल रिश्ते बनेंगे। अगर ये परिवार एक साथ आके चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर है सवाल तो उठेगा ना सर। चौटाला सरकार में रह गए 20 साल पहले, 99 से 2005 तक ये परिवार उनके साथ नहीं था। उसके बाद इन्होंने अपनी अलग राजनीति शुरू की, और पॉलिटिकली तो चौधरी रणजीत सिंह 1987 के बाद इनके साथ नहीं है। लेकिन इस बार ओम प्रकाश चौटाला भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं रानिया से, और अजय चौटाला भी, जो जेजेपी और आईएनएलडी दोनों सपोर्ट कर रही हैं। तो हम लोग इसमें से कयास लगा बात करेंगे। रानिया वाले पे भी कंफ्यूज, ओम प्रकाश चौटाला उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं जब अर्जुन चौटाला भी वहां चुनाव लड़ रहे हैं, अभय चौटाला के बेटे हैं। और अभय चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला एक साथ, वो वीडियो देखा हमने, 2 दिन से वायरल हो रहा है, लेकिन वो थोड़ा रानिया में कंफ्यूजन लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अगर सपोर्ट करेंगे रंजीत चौटाला को ओम प्रकाश चौटाला, तो इसका मतलब वो जो अपने पोते हैं अर्जुन चौटाला,
जो डेब्यू करना चाह रहे, क्या उनके खिलाफ वो सपोर्ट कर रहे हैं? उनके पास वो, हाँ, उन्होंने उनको सपोर्ट किया है सब। यही तो बातें हैं कि जो सबसे बड़ा परिवार है वहां पर सिरसा में पॉलिटिकल, और उस परिवार के भीतर कितनी सारी पॉलिटिक्स थी। रंजीत चौटाला की तो पूरी राजनीति ही ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ रही है, 87 वो से तो है लेकर आज तक उनकी तो बिल्कुल। पूरी पॉलिटिक्स इनके खिलाफ रही है। पिछली बार जेजेपी ने उनको सपोर्ट किया, पिछली बार आईएनएलडी ने भी सपोर्ट किया था, लेकिन इस बार अर्जुन चौटाला को रानिया से चुनाव में मैदान में उतारा है। वहां पर भी कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग है, कांग्रेस वहां भी स्ट्रांग है, लेकिन वहां पे भी जो मैंने बताया कि राय सिख समुदाय है, खेल वही करने वाला है बस। अच्छा चलिए, रानिया पे हम लोग फिर कभी बात करेंगे। अभी डब्बाली, तो आप यहाँ किसमें मुकाबला देखते हो? छोटा सा सवाल रविंद्र सिंह सेवरन, अमित कि सिहाग और आदित्य चौटाला। अमित सिहाग और आदित्य चौटाला, दिग्विजय चौटाला आउट, रेस से आउट, उनको और स्ट्रगल करना पड़ेगा। और बीजेपी जो बलदेव सिंह है, और आम आदमी पार्टी? नहीं सर, उनका ज्यादा बेस नहीं है सर वहां। चलिए, अब हेमंत अत्री जी, आप यहाँ किसमें टक्कर देख रहे हैं, किसमें मुकाबला देख रहे हैं, और किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? देखिए अजीत जी, डबवाली की जो बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि अजय चौटाला साहब भी यहाँ से एमएलए रहे, उनकी धर्मपत्नी नैना चौटाला जी भी रही, और अब उनके बेटे दिग्विजय चौटाला को यहाँ पर चुनौती एक तरीके से दी गई है। जेजेपी के रिवाइवल की अगर कोई संभावना है तो सबसे इंपॉर्टेंट 2 सीटें अगर जेजेपी के सर्वाइवल के लिए कोई है, उचाना और ये डबवाली, क्योंकि उचाना के अंदर दुष्यंत लड़ रहे हैं और यहाँ पर ये लड़ रहे हैं। देखिए डबवाली की जो बात है, जब बात करते हैं तो एक चीज आप जो बार बार जिसको हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं ना, हरियाणा की जनता जो है वो हमसे ज्यादा जानती है, और अदर कोई नेता तो बताए या ना बताए, ये जल्दी बता देती है जनता के साथ, देखो ये यहाँ हो रहा है, आपने देखा नहीं देखा। सिरसा की जो बात है साहब, मैंने पहले भी कहा कि सिरसा भारतीय जनता पार्टी की कमजोर कड़ी रही है शुरू से ही, क्योंकि चौधरी देवीलाल के कारण, चौटाला साहब के कारण, तमाम कारणों से। और जो ये किसान आंदोलन हुआ इस बार, उसने कोर्ट में खाज का काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक तो ये चीज अपने को देखनी पड़ेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है कि यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चुनाव है, पिछली बार जो अमित सिहाग थे, केवी सिंह के बेटे हैं डॉक्टर केवी सिंह के, वो 15,647 वोटों से बड़ा कंफर्टेबली चुनाव जीत गए थे। 15,647 कंफर्टेबल होता है हरियाणा में, वो 5,000 से नीचे होता थोड़ा सा मुकाबला हम मानते हैं। तो यहाँ पर जो मुकाबला इस बार है, वो सही कहा, वो आदित्य चौटाला का देखिए आप, मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, और वो पोस्ट उन्होंने, बीजेपी ने उनको लगातार देके रखी बड़े सम्मान के साथ। और इस बार जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो वो बीजेपी इनेलो में आ गए, अपने पुराने चौधरी देवीलाल के पास भी आ गए, और अभय सिंह ने भी उनको खुले हाथों से लिया, बिल्कुल कोई परेशानी ही नहीं हुई, और रातों रात उनका फार्म भरवा दिया गया। अब यहाँ पर क्या है जी, देखिए एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि यहाँ पर बेसिकली चौटाला ही परिवार था, चाहे वो चौधरी देवीलाल का ही वो था जब अलग नहीं हुए थे, तो यहाँ पर अजय चौटाला भी रहे एमएलए इसी सीट से, और नैना जी भी रही। और अब हालत देखिए कि दुष्यंत के भाई जो है दिग्विजय, जो नंबर 2 है एक तरीके से पार्टी में, वो आज सर्वाइवल की लड़ाई के लिए यहाँ पर लड़ने को मजबूर है। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, जो चौधरी देवीलाल, अजय या अभय, उन सारों के वोट कहीं ना कहीं कॉमन ही थे, जो बंटवारा होने के बाद 2018 में अलग अलग हो गए। लेकिन जो कांग्रेस का वोट है वो इंटैक्ट है, वो कहीं नहीं गया। और वो केवी सिंह का बेटा होने के नाते, इसी परिवार का एक बंदा होने के कारण, इसी परिवार की पीढ़ी से है। तो यहां पर देखिए मुकाबला बहुत टफ है, आदित्य चौटाला और इनके बीच में सीधा सीधा मुकाबला है। लेकिन जो हालात है ओवरऑल, और खासतौर पर दिग्विजय के आने के बाद, दिग्विजय के चुनाव को हम फॉरगॉन कंक्लूजन नहीं कह सकते, लेकिन वो जीतने की स्थिति में नहीं है। वो मुकाबले को रोचक बनाएंगे, और वो जो चौधरी देवीलाल परिवार की जो वोट है, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी मोटी सेंध लगाएंगे। जो भी वोट आएंगी, वोट तो वहीं से आएंगे, बाकी तो काडर की वोट है उधर। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सीधा मुकाबला है अमित सिहाग और आदित्य चौटाला के बीच में। बैलेंसिंग फोर्स दिग्विजय चौटाला टू सम एक्सटेंट है, लेकिन अगर आपकी भाषा में बात करूं, हल्का सा एज, बहुत महीन एज यहाँ पर अमित सिहाग को आज भी है, ऐसा मुझे लगता है, हल्का सा। रविंद्र सेवरान, आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज, रविंद्र सिंह सेवरान, आपको आवाज आ रही है? आप किसको एज देखते हैं आज की तारीख में डब्बाली में? अमित सिहाग को, कांग्रेस को, क्लियर कट। लेकिन एक है इसमें बात कि दिग्विजय चौटाला की परफॉर्मेंस इस बार दुष्यंत चौटाला से बेहतर होने वाली है। मतलब उचाना में दुष्यंत चौटाला से बेहतर दिग्विजय यहाँ फाइट में वोट हासिल करने वाले हैं, वोट हासिल।
तो आप दिग्विजय चौटाला को नंबर 3 पर देखते हैं? हाँ, तब 3 नंबर पर। बिल्कुल बिल्कुल दोनों लोग सहमत हैं कि दिग्विजय बिल्कुल, चौटाला नंबर 3 पर। अब बिल्कुल। इससे एक सवाल आगे आगे अगली सीट पर बढ़ने से पहले, फिर तो अगर आप दोनों के आकलन को हम समझें तो भाई जेजेपी बनी इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर, अजय चौटाला और दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने बनाई, और उसके बाद जेजेपी को अच्छी कामयाबी 19 में मिली, 10 सीटें मिली, 14% से ज्यादा वोट मिले। लेकिन उसके बाद जेजेपी की इतनी दुर्दशा दिख रही है, जो कहीं इल्लो जैसी हो जाएगी क्या, जो इल्लो को 1 सीट मिल गई थी 2019 में, अभय सिंह चौटाला अकेले जीते। नहीं, वैसे नहीं होगी सर। मतलब रिवर्सल जैसी कोई स्थिति है क्या? एक और ये सीट मिल गई थी के आईएनएलडी को, चले गए, बीजेपी के साथ चले गए, जिसके खिलाफ लड़े। आईएनएलडी को 1 सीट मिल गई थी, इनको 1 सीट मिलेगी नहीं। अच्छा, तो बहुत रिस्क लेकर कह रहे हैं आप रविंद्र सिंह चौहान? नहीं नहीं, रिस्क बिल्कुल भी नहीं है सर, हाँ, क्लियर है। एक भी सीट नहीं है। हरियाणा की 90 सीटों में से 10 सीट जीतने वाली पार्टी इस बार आपके हिसाब से एक भी सीट नहीं है। सिरसा में तो पिछली बार भी इनका ज्यादा होल्ड नहीं था। ये जो 10 सीटें इन्होंने जीती हैं, इसमें सिरसा, हिसार, जींद, बाडड़ा उस तरह की, या फिर एक रिजर्व सीट है जो हिसार में 3 थी, जींद में 3 थी, 6 ऐसे हो गई, 4 और हो गए। हाँ, सिरसा में तो परफॉर्मेंस पुअर थी पिछली बार भी, तो इस बार भी जी। अत्री जी, आप भी यही देखते हैं कि आपके हिसाब से खाता खुलेगा दुष्यंत की पार्टी का हरियाणा में या नहीं? अजीत जी, आपको ध्यान होगा, मैंने रात में एक खड़े होकर शो किया था आपके स्टूडियो में, छत पे, और उसमें जो अंदर कमरे के अंदर स्टूडियो में, और उसमें आपने इस बात पे कहा था कि कैसे खाता नहीं खुलेगा, और मैंने कहा था ये तो 8 तारीख को हम बात कर लेंगे। वही मेरे साथी साथ कह रहे हैं एक बात। दूसरी बात, जो सिरसा की जो बात है ना, पिछली बार तो जेजेपी चढ़ती कला में थी, और वहां की सिटिंग एमएलए अजय सिंह चौटाला रहे और नैना जी भी रही। लेकिन चढ़ती कला के दौरान भी अगर आपको ध्यान हो, जैसे ही जेजेपी अलग बढ़ी, जो अपने नैना चौटाला है, उन्होंने वहां से चुनाव नहीं लड़ा, वो बाडला चली गई भिवानी में। ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जब पार्टी नहीं बनी थी और चढ़ती कला में थी पार्टी और 14.8% वोट भी मिले, तो भी नैना ने बाडड़ा को ऑप्शन लिया। यहाँ पे डबवाली में चुनाव, जबकि वो यहाँ पे एमएलए रह चुकी थी, उनके हस्बैंड रह चुके थे, और चौधरी देवीलाल के बेटे भी हैं वो, ये भी मत बोलिए, चौधरी देवीलाल के पोते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हरियाणा की जनता साहब हिसाब करती है और इलाज करती है। उस दिन भी मैंने आपको ये कहा था कि कुछ भी हो जाए, जेजेपी के बारे में यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि उनका खाता नहीं खुलेगा, और हम किसी के बारे में ये दावा नहीं करते। लेकिन जेजेपी ने जो बोया है, और कुछ नहीं बोया, कुछ गलत नहीं बोया, ये भी मैंने उस दिन आपको स्पष्ट किया था कि भारतीय जनता पार्टी और ये ट्रेडिशनली नेचुरल आई है, क्योंकि दोनों की जो राजनीति है वो एंटी कांग्रेस की। दुष्यंत का और अजय चौटाला का कसूर केवल इतना था, इन्होंने नारा दिया यमुना पार का और समर्थन दे दिया मनोहर लाल खट्टर को बिना मांगे। नहीं, मैं उसमें एक चीज जोड़ूंगा जो आप सब सहमत होंगे कि वो कसूर और मल्टीप्लाई हो गया जब किसान आंदोलन 13 महीने चले। उस समय भी अगर छोड़ के बाहर आ जाते तो प्रायश्चित में लोग उनके माफ कर देते, लेकिन लगा कि हम पर लठ बरस रही है, लाठियां बरस रही है, और उसके बाद ये बैठे हैं मलाई सत्ता की मलाई ये खा रहे हैं। आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। अगर इन्होंने वो काम कर दिया होता तो आज ये मुख्यमंत्री के चैलेंजर होते। आप याद रखिए इस बात को। ये एरिया पूरे का पूरा जो है भावुक एरिया है। अभय सिंह चौटाला ने, आपने देखा, पूरे देश में इकलौते विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, और किन हालात में थे। पार्टी का तो एकदम समापन ही हो गया था, 1.8% वोट तो कुछ भी नहीं होता जी। उसके बावजूद भी मनोहर लाल खट्टर की सरकार के तंत्र के खिलाफ खड़े होके 6,500 वोटों से जीते ना अभय सिंह। तो उस चीज को समझिए आप। और अब अजय चौटाला क्या कह रहे थे? अजय चौटाला कह रहे थे किसानों के आंदोलन की एक बीमारी आ गई। आपको लगता है किसान माफ कर देंगे? किसान इतने ना समझे। मैंने सवाल पूछे भी थे दुष्यंत से। और चौधरी देवीलाल का पोता किसान आंदोलन को अगर बीमारी कह रहा है तो उनको सोचना जरूर चाहिए कि उनकी जेनेसिस कहां से है, पॉलिटिक्स किसकी करते हैं, और शब्द क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कह दी। हाँ, रविंद्र सिंह चौहान, क्या वहां इस्तीफा अगर दुष्यंत देते उसी मुद्दे पर 11 महीने, 12 महीने, 13 महीने के बीच, तो उनकी पार्टी आज बेहतर होती? वही एक बड़ा उन पर धब्बा है, और उसका पहलवानों वाला भी हुआ, जिसकी वजह से उनको इस बार चुकाना होगा, उसकी कीमत अदा करनी होगी नाराजगी की। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 100% सहमत हूं भाई साहब की बात से, और ये सच है सर। देखिए, चौधरी देवीलाल ने तो अपने जिंदगी में इतना लंबा कभी राज किया ही नहीं जितना दुष्यंत ने इस छोटी सी उम्र में कर लिया। वो तो इतने वक्त तक सत्ता में ही नहीं रहे सर। ये 30 साल की 4.5 उम्र साल में डिप्टी सीएम बन गए, 30 साल और की उम्र में और एक स्ट्रेच में 4.5 साल रह गए।
चौधरी और 10 देवीलाल तो मंत्रालय और 10 मलाईदार मंत्रालय, मंत्रालय रेवेन्यू से लेकर आबकारी से लेकर और सड़क तक 10 मंत्रालय। पीडब्ल्यूडी। चौधरी देवीलाल तो 2-2 बार हरियाणा में सरकार बड़े मार्जिन से लेके आए, और उसके बावजूद भी 2 साल 2.5 साल में सरकारें उनकी गिर गई। और वही व्यक्ति थे जिनको किसानों की वजह से ही 89 के इलेक्शन को बदलने में कामयाब रहे चौधरी देवीलाल। इसी हरियाणा की धरती पे नारे लगते थे कि ताऊ पूरा तोलेगा, लाल किले से बोलेगा। तब तो सत्ता की वजह से तो लगते नहीं थे सर, वो उनके संघर्ष की वजह से लगते थे ना। तो संघर्ष को ही स्वीकार करते हैं जनता, और वो लोगों के बीच खड़े रहे। जहां उनको लगा इंदिरा गांधी 72 में है, इंदिरा गांधी को छोड़ के कौन व्यक्ति आएगा सर। जब इंदिरा गांधी ने पूरे हिंदुस्तान में एक अलग छवि बनाई, और बांग्लादेश की जब 2 टुकड़े हुए पाकिस्तान के, उसके बाद उनका तो कद बहुत अलग लेवल का था, लेकिन तब भी उन्होंने किसानों के लिए, या उनका कहना था कि कांग्रेस में नहीं रहेंगे अगर चौधरी बंसीलाल कंटिन्यू करेंगे, उन्होंने अलग पार्टी बनाई। तो संघर्ष करते रहे, इसलिए सम्मान प्राप्त किया। संघर्ष छोड़ दिया, सत्ता से चिपक गए तो दिक्कत हो गई। अब हम आते हैं अगली सीट, चौथी सीट, आज के इस कार्यक्रम की चौथी सीट, नारनौद। नारनौद इसलिए क्योंकि नारनौद से पिछली बार कैप्टन अभिमन्यु जीते थे 2014 में, 19 में हार गए, 14 में जीते। नारनौद से हिसार जिले की सीट है, और उसके बाद खट्टर सरकार में मंत्री भी बने, उसके पहले प्रवक्ता थे, बहुत अच्छे वक्ता हैं। और इस बार क्या होगा नारनौद में, ये बहुत अहम है। और पिछली बार कैप्टन अभिमन्यु जेजेपी के राजकुमार गौतम से हार गए थे। सही बोल रहा हूँ, राजकुमार गौतम ही जीते थे ना पिछली बार? रामकुमार, माफ करें, रामकुमार गौतम। और इस बार वहां से कांग्रेस से जसबीर सिंह हैं, और बाकी 3 उम्मीदवार हैं जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस सीट का अगर थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास देखेंगे, 2009 में लोकदल यहां से जीती थी, 5 में कांग्रेस, और 2000 में निर्दलीय। उससे पहले हरियाणा विकास पार्टी, लोकदल, जनता पार्टी, कांग्रेस, ये सब जीतती रही। तो यहाँ नारनौद की सीट, रविंद्र श्योरन जी। देखिए कैप्टन, एक मिनट, सॉरी सर, कैप्टन अभिमन्यु स्ट्रगल कर रहे हैं, और नारनौल जो विधानसभा क्षेत्र है वो करीब 1.25 लाख जाट मतदाता है, मतलब 50% से भी ज्यादा, करीब 60% के आसपास यहाँ पर जाट मतदाता है। और बीजेपी के प्रति जाटों का प्रेम तो पता ही है सर आपको। कैप्टन अभिमन्यु हालांकि जाट नेता हैं, कारोबारी हैं बड़े, और 2014 का चुनाव जीते, लेकिन 19 में हार गए रामकुमार गौतम से और जेजेपी पार्टी से। इस बार का जो इलेक्शन है वो भी कैप्टन अभिमन्यु के लिए मुश्किलों भरा चुनाव है, उनके लिए आसान इलेक्शन नहीं है, मुश्किल है। क्योंकि ये जो जसवीर सिंह है ना, इनको पॉपुलरली जब आप क्षेत्र में जाएंगे तो पता लगेगा, इसको जस्सी पेटवाड़ के नाम से, पेटवाड़ इनके गांव का नाम है, जस्सी है ये। तो ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी ने अगर वाकई में सही सर्वे के आधार पर कोई सीट दी है तो वो यही दी है। जो सर्वेक्षण अगर कांग्रेस पार्टी ने करवाए हैं, देखिए हमने खूब सुना, खूब खबरें चलाई कि सर्वे हो रहे हैं, पर उस पर कितनी टिकटें दी गई, उस पर सबको ऐतराज है कि नहीं दी गई, कुछ दी गई, कुछ नहीं दी गई। लेकिन ये सीट वो है जो सर्वे के आधार पर दी गई है। अगर ये व्यक्ति चुनाव अकेले लड़ जाते तो भी जीतने की संभावना रखते थे वहां पे। अच्छा, अगर ये इंडिपेंडेंट भी लड़ जाते तो भी जीतने की संभावना थी, क्योंकि अपने इलाके में पॉपुलर हैं और मूल रूप से आईएनएलडी के हैं, मूल रूप से आईएनएलडी के ये नेता रहे। उसके बाद हुड्डा साहब के लीडरशिप में, रहनुमाई में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। तो यंग हैं और बड़े एनर्जेटिक, लोग बताते हैं, मेरा तो मिलना नहीं हुआ, लेकिन लोग बताते हैं कि बड़ा एनर्जेटिक हैं और उस इलाके में बहुत पॉपुलर भी हैं। तो इनके लिए जीत की संभावना कंपैरेटिवली ज्यादा है। एक और व्यक्ति का नाम मैं यहाँ पर रणवीर लोहान का भी लूंगा। रणवीर लोहान भी पॉपुलर हैं, वहां पे आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी पॉपुलर हैं। और उनकी पॉपुलैरिटी का कारण है कि उन्होंने वहां पे काम एक शुरू किया, क्योंकि उस इलाके में भी बेरोजगारी बड़ी समस्या है। तो उन्होंने वहां पर काम शुरू किया बच्चों को विदेश भेजने का। जो बच्चे विदेश जाते हैं उनको वो फैसिलिटेट करते हैं और बड़े रीजनेबल दामों में करते हैं। बाकी लोग कई जगह तो हम देखते हैं हरियाणा और पंजाब, उनकी कोई ट्रैवल एजेंसी है या जो बाहर भेजने वाली कोई एजेंसी है? हाँ, वैसा इमिग्रेशन एजेंसी टाइप उन्होंने शुरू किया है, और वो बड़े रीजनेबल रेट्स पे किया है।
और वो रीजनेबल रेट्स की वजह से वहां के कई बच्चे विदेश चले गए और वो सेटल्ड है। मतलब फ्रॉड वाला मामला अभी तक इनका वैसा नहीं है जैसे बाकी एजेंसीज का, क्योंकि इस मामले में तो बहुत फ्रॉड चलता है ना सर, लेकिन हाँ, इनका काम जो कबूतरबाजी है होती है बहुत। हाँ, कबूतरबाजी होती है। और हरियाणा पंजाब तो उसका गढ़ बन चुका है, गढ़ है। पूरे हाँ। देश में सबसे ज्यादा है। लेकिन इन्होंने वहां पर अच्छा नाम कमाया उसमें, और सम्मानित व्यक्ति के तौर पर लोग इनको जानते हैं, और कई साल से कांग्रेस की राजनीति भी करते रहे चौधरी बीरेन सिंह के साथ, तो एक पॉपुलर फेस वहां पर हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी अपने में तो ज्यादा मजबूत है नहीं, तो लेकिन ये पॉपुलर हैं और इनको भी हम लोग देखेंगे इस चुनाव में। बाकी जो योगेश गौतम और उमेद लोहान भी पॉपुलर हैं। उमेद लोहान भी पॉपुलर हैं, और आईएनएलडी के जैसे जो हम लोग हमेशा जिक्र करते हैं कि जिन पॉकेट्स में आईएनएलडी स्ट्रांग है, उनमें से एक ये भी है। उमेद लोहान पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और युवा आईएनएलडी के अध्यक्ष रहे हैं यूथ के, कई साल पहले पार्टी छोड़ भी दी थी, वापस आ गए। तो अब ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मतलब जीतने की पोजीशन में होंगे शायद, उसकी संभावना मुझे लगता है कम है, लेकिन स्ट्रॉन्ग है। आईएनएलडी का जो स्ट्रॉन्ग 5, 10, 20 लोग सीट्स हैं, उनमें से एक सीट ये भी है कि जहां पर वो कड़ी टक्कर देंगे। और इसका बड़ा कारण यही है कि जैसे मैंने बताया कि मुझे लगता है नारनौंद सबसे ज्यादा जाट मतदाताओं वाला विधानसभा क्षेत्र है। ऐसा कोई आंकड़ा तो नहीं है क्योंकि काउंटिंग हुई नहीं कहीं, लेकिन एक जनरल परसेप्शन ये है कि सबसे ज्यादा जाट मतदाताओं वाला विधानसभा क्षेत्र है, और इसीलिए ज्यादा संभावना है कि ये मुकाबला जो होगा बड़ा थोड़ा सा कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि 4 जाट उम्मीदवार हैं और चारों अपने अपने क्षेत्र में पॉपुलर हैं। और लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि पूरे हरियाणा में एज है, तो एज यहां भी कांग्रेस को ही दिख रहा है। तो आप यहाँ नारनौद में कांग्रेस को एज देखते, तो टक्कर आप नारनौद में कांग्रेस और बीजेपी के बीच देख रहे हैं, ठीक है? मुख्य मुकाबला इन्हीं का है सर, लेकिन ये चलिए। दोनों लोग जो हैं ये भी पॉपुलर हैं, मुकाबले को रोचक बना रहे हैं। रणवीर लोहान और उमेद लोहान, जी, आम आदमी पार्टी। इन लोग अत्री साहब, जैसे पिछली बार 2019 में जेजेपी के रामकुमार चौहान जीते, रामकुमार गौतम माफ करिए, और उसके बाद वो बीजेपी में चले गए और वो दूसरी सीट से उन्हें टिकट मिला, और यहां से बीजेपी के जाहिर है जो पिछली बार 14 में जीते और दावेदार कैप्टन अभिमन्यु। अब आपके हिसाब से यहाँ नारनौद में क्या दिख रहा है? ये फिर अगर अजीत जी वही बात है कि हरियाणा के सबसे रोचक मुकाबलों में ये सीट भी है, सबसे जो रोचक नेल बाइटिंग फिनिश है उस तरह की सीट ये भी है। लेकिन यहाँ मजेदार बात एक और है, जो ट्रेडिशनल एलाइज थे वो 3 मजबूत लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु कोई शक नहीं है, उन्होंने एक बड़े मंत्री के तौर पर 2014 से 19 तक बहुत सामाजिक काम किए, सामाजिक काम बहुत किए उन्होंने, और हर गांव में मतलब एक विकास कार्य के हिसाब से और सारी बात किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसका परिणाम उनको नहीं मिला, वो जातिगत राजनीति की भेंट चढ़ गए। रामकुमार गौतम के हाथ 12,079 वोटों से वो हार गए थे 2019 में। यहां पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है जी, देखिए बीजेपी और इनेलो कभी से ट्रेडिशनली एलाई थे, और यहां पर वो जो अगर सारे सिस्टम जुड़ जाए तो कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं बचेगी। लेकिन चूंकि वो साथ नहीं है, अभिमन्यु आइसोलेशन में बीजेपी के साथ है, और जो जस्सी पेटवाड़ भी है, जो जिसको कांग्रेस ने टिकट दिया है, वो भी आईएनएलडी के यूथ लीडर है। कल शाम को जब अपनी बात हो रही थी तो मैंने पता किया सारा, वो आईएनएलडी से ही आए हैं वो भी, तो उन्होंने कहा वो तो हमारा ही है। उसके बाद उमेद लोहान, कभी जो इनकी यूथ विंग थी, जो ज्वाइंट इनेलो और जेजेपी जब इकट्ठी थी, उसके बहुत प्रॉमिसिंग लीडर थे, बहुत ही डायनेमिक व्यक्ति है। और अजय चौटाला के तो राइट हैंड मैन थे, किन्हीं कारणों से वो अलग हुए, अब अभय सिंह के पास आ गए, लेकिन उनका इस निर्वाचन क्षेत्र में ठीक ठाक जुगाड़ है, वोटों के हिसाब से, पीआर के हिसाब से। यहां पर रोचक मैं चुनाव क्यों कह रहा हूं कि हरियाणा में अगर कुछ कंस्टिट्यूंसी आपने देखनी हो ना, कि कोई व्यक्ति कितना विकास कार्य करा सकता है, सामाजिक काम करा सकता है, और उसके बाद भी किन्हीं अज्ञात कारणों के साथ चुनाव हार सकता है, तो वो ये कंस्टिट्यूंसी है। केवल जातिगत आधार पे केवल चुनाव हार गए थे अभिमन्यु पिछली बार। जो रामकुमार गौतम है वो केवल ब्राह्मणों का टेंडर लेकर के वहां पहुंच गए, बाकी सारे जाट वोट आपस में बट गए, और रामकुमार गौतम ने वहां क्या किया क्या नहीं किया, 5 साल वो लफाजी करते रहे, और अब भी वो सफेदों से चुनाव लड़के ये कह रहे हैं कि जो मुझे वोट नहीं देगा उसका बीज नाश हो जाएगा। यहां तक कहते हो, कल्पना कीजिए आप वोट मांगने जा रहे हो और लोगों को शराब टाइप की चीज दे रहे हो। लेकिन हरियाणा में ये होता है। जो आपने स्पेसिफिक नारनौंद की बात की, आज की तारीख में मुझे लगता है कि कैप्टन अभिमन्यु, देयर इज नो डाउट, बहुत फॉर्मिडेबल कैंडिडेट थे, लेकिन वो यहां फिर वही बात है, किसान बेल्ट है और जाटों की बहुतायत है, और जाट भारतीय जनता पार्टी को फूटी आंख सुहाते नहीं। फिर मैंने आपको एक बात कही है एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, कि अभिमन्यु में कोई कसूर नहीं हो सकता, उनकी पार्टी में कसूर होगा कि वो बीजेपी से आए।
उन्होंने हमारे आंदोलन के साथ ये किया, वो किया, सारा किया। तो सब कुछ अच्छा काम करने के बावजूद भी, लोगों की मदद करने के बावजूद भी, एक हरियाणा में आप देखेंगे तो नंबर 2 के अमीर भी हैं ये, सावित्री जिंदल के बाद नंबर 2 पे। पिछली बार ये जातिगत राजनीति की भेंट चढ़े थे और रामकुमार गौतम निकल गए विदाउट एनी रीजन और विदाउट एनी रीजनिंग फॉर दैट मैटर। इस बार भी ऐसा लगता है कि चुनाव बहुत रोचक है। यहाँ पर वोट सबको मिलेंगे, दोनों लोहान को भी वोट मिलेंगे, वोट इनको भी मिलेंगे वोट, लेकिन जो ओवरऑल जो हालात बन रहे हैं उसमें मुझे लगता है क्लियर कट एज जस्सी पेटवाड़ को आज की तारीख में है चुनाव। क्योंकि किसान आंदोलन बड़ा फैक्टर है, जाटों के प्रति भाजपा की चिढ़ बड़ा फैक्टर है, ये बात हमें यहां भी ध्यान रखनी पड़ेगी। और कोई जो जाट जहां पर बड़े बीजेपी के नेता, बड़े चेहरे, अभिमन्यु तो पार्टी के सेक्रेटरी भी रहे, कई राज्यों के प्रभारी भी रहे, लेकिन त्रासदी देखिए, इतना बड़ी मंत्री होने के बाद पिछली बार भी हार गए चुनाव, धनखड़ भी हारे थे, आपको ध्यान होगा। जो बड़े चेहरे थे, जो बड़े मंत्री थे, सारे निपट गए थे। मनोहर लाल जी खुद और उनके 2 मंत्री जीते थे पिछली बार, 11 मंत्री हारे थे। केवल किस लिए, वो सारी चीजें आप बेहतर जानते हैं। इस बार उसमें एक और बीमारी जुड़ गई है इन बीजेपी के हिसाब से कि जो जाटों के प्रति जो बेचारे प्रत्याशी हैं वो, प्लस किसान आंदोलन की जो छाया है बहुत बुरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर, पर्सनल हेट्रेड के तौर पर पार्टी से है वो, और उसमें कोई व्यक्ति बहुत सारे कोई ठीक भी हो तो वो भी पिसेगा। और पर्टिकुलरली जाट कैंडिडेट तो भारतीय जनता पार्टी के इसी बात से परेशान है। और आपको ध्यान होगा अभिमन्यु और धनखड़ ने कोशिश की इंटरनली कि सीट बदल ली जाए, कोशिश की उन्होंने, ये नारनौल से बरवाला जाना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं होने दिया गया। धनखड़ के बारे में बताया जाता है कि वो बादली से बहादुरगढ़ जाना चाह रहे थे। धनखड़ जब बोले तो ओपी धनखड़ बोला करें, नहीं तो जगदीश धनखड़ आजकल बहुत चर्चा में रहते हैं अपने बयान देकर। कई बार पता नहीं चलता है कि उपराष्ट्रपति हैं कि नेता हैं। अभी परसों ही उन्होंने राहुल गांधी के बारे में ऐसे भाषण दिया जैसे कहीं रैली में भाषण दे रहे हो बीजेपी के नेता की तरह। जी, वो भी बड़े परेशान है, राष्ट्रपति बनने की उनकी भी इच्छा हो रखी है बहुत ज्यादा, तो लगे रहते हैं बेचारे। हाँ, तो पूरा नाम बोला कीजिए। जैसे मैं आपको अगर पूरा नाम खाली अत्री बोलूंगा तो अत्री एक वहां ऊंचाना चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो मैं हेमंत अत्री बोलूंगा, वो देवेंद्र अत्री हैं। जी। तो ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी कोशिश की लाइटर नोट तरीके से, सॉरी, हाँ, और ऑब्वियसली बहादुरगढ़ से चुनाव लड़ा जाए तो थोड़ा सा कुछ मामला बने, लेकिन उनको भी परमिट नहीं किया गया, यहाँ भी नहीं किया गया। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को केवल खामियाजा अगर भुगतना पड़ेगा तो किसान आंदोलन का, और जाट बिरादरी के अंदर जो भाजपा के प्रति ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हेट्रेड पैदा हुई है उनके बयानों से, उनकी जो भी चीजें हैं, उसका खामियाजा कैप्टन अभिमन्यु को भुगतना पड़ेगा। चलिए कट शॉट में लंबा वीडियो हुआ। आप एज किसको देखते? या क्लियर एज आज की तारीख में जस्सी पेटवाड़ को। आप भी यही कह रहे हैं रविंद्र सिंह चौहान, क्लियर एज कांग्रेस को है? मतलब कैप्टन अभिमन्यु 2019 में हार गए, इस चक्कर में मंत्री नहीं रहे, नहीं तो 5 साल फिर मंत्री रहते। तो इस बार भी कैप्टन अभिमन्यु से कांग्रेस को एज है, मतलब पिछली बार जहां जेजेपी जीती और इस बार कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस को एज है, और यहाँ कांग्रेस पार्टी का वेव है, ये एक बड़ा कारण है। और कैंडिडेट भी थोड़ा सा पॉपुलर है, ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण तो ये बता ही दिया कि खुद चाहते नहीं थे लड़ना, यहाँ से उनको फंसा दिया गया खट्टर ने। जैसे रामविलास जी को तो टिकट उनके लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी, तो उनको फिर उनको रोने के लिए छोड़ दिया, उनको मार्गदर्शक मंडल का रास्ता खोल दिया। तो सही बात, वो हुआ। चलिए, तो आज के एपिसोड में अजीत जी अगर 2019 में कैप्टन जीत गए होते तो मुख्यमंत्री के पद के लिए भी दावेदार कहीं ना कहीं हो सकते थे एक स्टेज पे 2019 में, जब बहुत सही बात है। लेकिन दावेदारी तो आप जानते हैं, यहाँ मोदी जी तय करते हैं, वो खट्टर को कहीं से उठा के दावेदार। अब एक छोटी सी चीज बताता हूँ, मैं इंडिया टीवी में एडिटर था 2014 में, और जब जिस दिन हुआ कि मुख्यमंत्री खट्टर बनेंगे, मनोहर लाल नाम उस समय आया, तो मैं खुद शामिल था कि बाहर बैठकर न्यूज रूम में मनोहर लाल के नाम से सर्च करने लगा कि मनोहर लाल कौन है। और उसके बाद 2 लाइन कहीं से, 1 लाइन कहीं से, फोन कर रहे हैं रोहतक, कहीं और फोन कर रहे हैं, यार कौन है मनोहर लाल, किसी को नहीं पता। और अंत में जोड़ जाड़ के कुछ मिला, और एक अशोक कौशिक हरियाणा के हमारे साथ उस समय थे, प्रोड्यूसर, जिनको आप शायद जानते हैं, जो अभी एबीपी न्यूज में है, अशोक कौशिक, देखेंगे तो उनको पता चलेगा। उनको जिम्मेदारी दी कि पता करो कौन है मनोहर लाल। उन्होंने मनोहर लाल के बारे में कुछ उन्होंने भी पता किया, और खुद मैंने उसका जो प्रोग्राम का नाम दिया था, किस्मत हो तो मनोहर लाल जैसे। और उसके बाद वो शो आधा मैंने लिखा था खुद, क्योंकि वो एक सरप्राइज एलिमेंट था। ये इसलिए अचानक बोल दिया कि वो सरप्राइज मोदी जी किसको देते हैं, कैप्टन अभिमन्यु का हम लोग चर्चा करते रहे, पता नहीं वो किसको दे दें। चलिए वापस लौटते हैं हम। भजनलाल भी तो सरप्राइज हैं। भजनलाल शर्मा सरप्राइज है, मोहन यादव भी सरप्राइज। भजनलाल शर्मा तो पहली बार विधायक बने सांगानेर। भूपेंद्र पटेल, सही कह रहे हो।
अजीत लेकिन जी, भूपेन पटेल चलिए नेता भी थे, भजन लाल शर्मा तो सांगानेर से पहली बार विधायक बने और वो भी मुश्किल से बने, उनकी भी कहानी है लंबी। भरतपुर से लड़ना चाहते थे, उन सांगानेर से लड़े और उनको पता ही नहीं चला, पर्ची वसुंधरा को दे दिया गया और उसके बाद राजनाथ सिंह ने पर्ची खुलवाई, पता चला भजन लाल शर्मा बन गए। चलिए अब हम अजीत जी एक जी लाइन में कहना जी चाहूंगा, जितने आपने जी नाम लिए ना, इनकी अगर कोई एक यूएसपी है वो यही है कि इनको कोई नहीं जानता था। और मोदी जी का कैप्टन जो अभिमन्यु को क्राइटेरिया लेकिन है। बहुत लोग जानते थे, क्योंकि मैं जी 11, 12, 13 न्यूज 24 में सबसे बड़ा सवाल एक शो करता था और बहुत बीजेपी के प्रखर वक्ता थे, तो कैप्टन अभिमन्यु हर दूसरे तीसरे दिन हम लोगों के साथ डिबेट में आते थे। हालांकि आज मैं कहीं शो चैनल में करता तो शायद नहीं आएंगे, 14 के बाद भारत आजाद अलग किस्म से हो गया, उसमें बीजेपी के लोग हम जैसे लोगों के साथ डिबेट में भी आने से अवॉइड करते। खैर अब खत्म करते, लंबा वीडियो है। इस जो 5 सीटों के समीकरण वाला पार्ट 2 जो एपिसोड है, उसमें आखिरी सीट हमारे सहयोगी जरा स्क्रीन बदलेंगे, पंचकुला। पंचकुला जो अंबाला लोकसभा क्षेत्र की सीट है, पंचकुला भी एक तरह से हॉट सीट है, अहम है, क्योंकि जो ज्ञानचंद गुप्ता जो स्पीकर है हरियाणा विधानसभा के, 2 बार वहां से जीते हैं, अभी मौजूदा विधायक हैं। और खास बात, चंद्रमोहन जो पिछली बार हार गए थे 2019 में, 15 साल के गैप के बाद वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आए थे, भजन लाल के बेटे हैं, हारे थे पिछली बार किसी और वजह से, बहुत बीच में चर्चा में रहे एक दौर, चंद्रमोहन अपनी प्रेम कहानी की वजह से बहुत चर्चा में रहे थे, वीडियो तस्वीरें वो सब याद है। लेकिन चंद्रमोहन इस बार फिर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और ज्ञानचंद गुप्ता के सामने 3 चुनाव का अगर इतिहास देखेंगे, 2009 में यहां से कांग्रेस जीती, 2 बार ज्ञानचंद गुप्ता। अब इस इलाके में पंजाबी और बनिया वोटर ज्यादा हैं और दूसरे स्थान पर बाकी उसके बाद एससी, गुजर, ब्राह्मण, राजपूत, सैनी है। और इसके अलावा प्रेम कुमार गर्ग आम आदमी पार्टी, सुशील गर्ग जेजेपी, क्षितिज चौधरी इन लोग, रविंद्र सिंह चौरान पंचकुला। बिल्कुल, पंचकुला की जो सीट है बड़ी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर हैं और ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर कोई सामान्य स्पीकर नहीं रहे। ऐसा असामान्य स्पीकर हमने कभी देखा नहीं। वो स्पीकर होने के बाद भी बीजेपी के दफ्तर में जाते थे, स्पीकर होने के बाद भी बीजेपी के कार्यक्रमों में, रैलियों में जाते रहे। तो हम लोगों को तो यही पता है कि स्पीकर तो कहीं नहीं जाते हैं, गवर्नर्स कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन वो इन पदों पर रह के भी पार्टी का काम करते रहे। पार्टी के जो लोकल ऑफिस है शायद पंचकुला में, उसमें जाए, हेड ऑफिस में चले जाएं और पार्टी के, बल्कि पार्टी की कमेटियों के भी सदस्य हैं, पार्टी अच्छा, की जो पॉलिटिकल कमिटीज हैं उनके भी मेंबर बने रहे। तो बड़ा अचरज इन्होंने पेश किया जनता के सामने कि किस तरह के स्पीकर हैं। और स्पीकर होने के बाद खैर इनके ऊपर पक्षपात के आरोप तो लगातार लगते रहे, क्योंकि कार्यक्रमों में जाते रहिए। तो इनका एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर रहेगा। इसके पहले ये चंडीगढ़ के मेयर रहे हैं, बगल का शहर है चंडीगढ़, जो हरियाणा में राजधानी है, लेकिन उसका वोट नहीं पड़ता हरियाणा में, उनकी एक अलग लोकसभा है, विधानसभा है नहीं, वहां पर ये मेयर रहे हैं, बीजेपी से लंबे समय तक जुड़े रहे। और ये जो क्षेत्र है, जैसे आपने बता ही दिया कि बनिया महाजन समुदाय और पंजाबी समुदाय का ज्यादा यहाँ पर होल्ड है। चंद्रमोहन इस इलाके को रिप्रेजेंट कर चुके हैं इनडायरेक्टली। जब वो कालका विधानसभा से विधायक थे, ये पहले कालका का हिस्सा था, 2009 से पंचकुला अस्तित्व में आया है। तो चंद्रमोहन पंचकुला के लिए नए नहीं हैं। चंद्रमोहन की हम लोग यकीनन मजाक उनका सब लोग उड़ाते हैं प्रेम कहानियों की वजह से, लेकिन लोग चंद्रमोहन को एक गंभीर राजनेता के तौर पर देखते हैं। उनकी छवि यहाँ पर लोग उनको मानते हैं कि वो जबान के धनी व्यक्ति हैं, काम करने में अगर उनके पास कोई काम लेके जाता है तो उसको वो सम्मानपूर्वक काम करते हैं और लोगों से मिलते जुलते हैं। इनके जो छोटे भाई कुलदीप बिश्नोई हैं, उस तरह की इनकी इमेज नहीं है, इनकी इमेज थोड़ी सी बेटर है। एक दूसरा, चंद्रमोहन मुझे लगता है 90 विधानसभाओं में से अकेले व्यक्ति होंगे जो ये कहते हैं कि मेरी नेता तो शैलजा हैं, मुख्यमंत्री वही बनेंगी। इसके अलावा इतना खुल के तो हुड्डा के समर्थक भी शायद ना कहते हों जितना खुल के ये कहते हैं। और शैलजा की कोटे से इनको टिकट मिली। हालांकि चंद्रमोहन खुद भी मजबूत व्यक्ति हैं, भजनलाल के बेटे हैं, तो टिकट लेकिन शैलजा के कोटे से इनको मिली है। मुकाबला यहां पर बहुत कड़ा है। अगर एंटी इनकम्बेंसी की वेव चलती है और लोग नाराजगी जाहिर करते हैं तो चंद्रमोहन को एज हो सकता है, नहीं तो कहना बड़ा मुश्किल है सर। यहां भी मुकाबला यहां भी कड़ा है। और अभी जो मेयर भी जीते वो भी बीजेपी के जीते थे। हाँ, कुलभूषण गोयल, वो भी आईएनएलडी के थे पहले, वो बीजेपी चले गए, वहां से वो चुनाव जीत गए। तो ये मूल रूप से शहरी इलाका है।
थोड़े गांव हैं, बहुत ज्यादा गांव नहीं है, थोड़े से गांव हैं। और क्योंकि काल का अलग विधानसभा बन गई, ये अलग बन गई, और शहर का जो वोटर्स है वही डोमिनेट करता है और उसी का डिसाइड करना है हार और जीत। ग्रामीण इलाके में ज्यादा यहाँ पर उनके पास वोट कम है, संख्या कम है, तो उनके पास बहुत अख्तियारात यहाँ पर नहीं है डिसाइड करने के। ज्यादा जो डिसीजन मेकर्स हैं वो शहर के लोग ही हैं। और शहर में क्योंकि जैसे मैंने बताया 2 समुदाय हैं, अब उन समुदायों में 2009 में तो यहाँ पे एक डीके बंसल कांग्रेस पार्टी से जीत गए थे, उनका फिर दुखद देहांत हो गया और उसके बाद से यहाँ पर चंद्रमोहन चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इनको सफलता मिली नहीं। पिछली बार भी मार्जिन ज्यादा नहीं था लेकिन हार गए थे। इस बार एंटी इनकम्बेंसी तो है, अगर उसका कुछ असर हुआ, चंद्रमोहन की अपनी छवि का असर हुआ, तो शायद चंद्रमोहन को मौका मिल सकता है, लेकिन कहने से मैं बचूंगा कि एज किसको है। मतलब आप ये भी मैं यही सवाल पे आ रहा था, एज किसको है? थोड़ा सा मुश्किल है बता पाना सर यहाँ, क्योंकि एक तो ग्रामीण इलाका नहीं है, शहरी इलाका, थोड़ा सा लोग पूरे हरियाणा के मुकाबले में यहाँ कम बोलते हैं, पर एंटी इनकम्बेंसी तो यहाँ पे भी है, लोग थोड़ा सा नाराज तो हैं। लेकिन अगर वो जातिगत समीकरण की वजह से हम लोग देखें तो फिर बीजेपी को बेनिफिट उसका हमेशा होता है, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाली जातियों का वोट यहाँ पर ज्यादा है। लेकिन चंद्रमोहन भी क्योंकि जाट तो है नहीं, तो गैर जाट है और उनका अपना एक छवि है, यहाँ पर रहते हैं, रिप्रेजेंट कर चुके हैं, लोगों के काम उन्होंने व्यक्तिगत बड़े कराए हैं, तो इसलिए कमजोर उम्मीदवार चंद्रमोहन नहीं है, मुकाबला कड़ा है सर यहाँ। और ये आम आदमी पार्टी, जेजेपी और इन लोग? हाँ, ये इनका तो नहीं है सर ज्यादा बेस यहाँ पे, चलिए, ये लोग स्ट्रॉन्ग नहीं है फाइट में। हेमंत अत्री साहब, पंचकुला, आपके हिसाब से आपका आकलन समीकरण आज क्या दिखता है? अजीत जी, आपको ध्यान होगा मैं 5 साल पंचकुला में रहा, अभी 5 साल में जो रहा, वहां की सारी जो तासीर और सारी चीजें हैं, 90 के आसपास परसेंट जो अर्बन वोटर है और 10% के आसपास चंद गांव है जो बिल्कुल पेरिफेरी के अंदर, और लेकिन उनका भी मिजाज हल्का सा शहर से ही मिलता जुलता है। अगर आप पंचकुला स्पेसिफिक बात करेंगे, पंचकुला एक सैटेलाइट सिटी है चंडीगढ़ का, जिसको जो पूरे इंडिया के अंदर एक प्लैंड सिटी के तौर पे आप देखते हैं और सारी चीजें देखते हैं। और पंचकुला का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे, आज 10 साल से बीजेपी की सरकार है, बहुत ही दयनीय स्थिति में। और जब यहाँ पर ये बड़े थे अपने स्पीकर साहब, तो इनसे बड़ी उम्मीदें थी कि वो लोगों को लगता था ये हमारे बीच में से ही। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनके ऊपर एक तो कुछ खास तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं पिछले कुछ समय से, क्योंकि मैं डेली उसको फॉलो करता हूँ पंचकुला को, और एक खास तरह की एरोगेंस भी सत्ता की इनके व्यक्तित्व में अब लोग बताने लगे कि वो झलकने लगी है एक। और भजनलाल की जो अगर असली छवि आपको देखनी है तो वो चंद्रमोहन के अंदर दिखाई देती है लगातार। वहां कोई भी व्यक्ति जाए वो निराश होकर नहीं लौटेगा, और चंद्रमोहन के अंदर किसी भी तरीके की कोई एरोगेंस नहीं है उनके साथ। हालांकि जो पिछली बार आपने कहा कि वो जो प्रेम संबंध और वो तमाम चीजें, वो अब गए दिनों की बातें होगी, वो फिजा भी नहीं रही, अनफॉर्चुनेटली शी इज नो मोर नाउ, हाँ, तो शी इज नो मोर, और वो सारी चीजें। और चंद्रमोहन आज भी जनता के बीच के आदमी है जी। पिछली बार का अगर आप चुनाव देखेंगे, पिछली बार तो पुलवामा की भी लहर थी, तमाम चीजें थी, उसके बावजूद भी चंद्रमोहन जो चुनाव थे वो कितने हारे, 5633 वोटों से केवल चुनाव हारे थे, केवल 5633। और जो पूरे के पूरे हालात थे कि पिछली बार ये जो एंटी इनकम्बेंसी वाली स्थिति बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पर अब जो स्थिति है, अगर आप वैसे देखेंगे, क्योंकि शहरी पॉकेट है 90% जैसे मैंने बताया, और यहाँ पर जो दूसरे प्रत्याशी है ना, यहाँ पर आम आदमी पार्टी का भी हल्का सा इंपैक्ट है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा इंपैक्ट है। और आम आदमी पार्टी ने उसी मौके को चौका मारते हुए प्रेम गर्ग को टिकट दे दिया है। और उसके बाद जो जेजेपी का अगर आप कैंडिडेट देखेंगे, वो भी सुशील गर्ग है। जो इसके इनेलो कैंडिडेट है उनको कोई जानता नहीं, उनका कोई लंबा चौड़ा कोई कहानी है नहीं। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर मुकाबले में डायरेक्ट मुकाबला है और बहुत थोड़ा नैरो का मुकाबला है, 5500 वोट कुछ नहीं होते विधानसभा के अंदर उस तरीके से नैरो को, तो यहाँ पर एक तरीके से देखें आप 3 बढ़िया हैं। अगर जो आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी वो लोकल है, यहाँ पर बढ़िया है, लोगों के साथ एक पीआर है, और आम आदमी पार्टी का हल्का सा इंपैक्ट भी है। वही स्थिति जेजेपी की है, जेजेपी के भी कुछ लोग यहाँ पर पुराने रहे हैं, मेरे से भी तमाम लोग मिलते रहे जेजेपी के लोग वहां पर। तो यहाँ पर अगर 2, 4, 5 हजार वोट भी इधर से उधर हुई दोनों गर्गों के बीच में, चाहे वो प्रेम गर्ग हो चाहे सुशील गर्ग हो, तो एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ वो ज्ञानचंद गुप्ता को बहुत भारी पड़ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, एक यह इंटरेस्टिंग बात हो रही है कि ज्ञानचंद गुप्ता 76 साल के हो गए और वो अपने भतीजे को टिकट दिलाने के, भांजे को टिकट दिलाने की फिराक में थे। वो मामला सिरे चढ़ा नहीं। तो 76 साल की एज बनाम चंद्रमोहन का ओवरऑल एक परफॉर्मेंस भी लोगों के साथ किया भी, आज की तारीख में अगर कोई एज है हल्का सा, आपकी भाषा में कहूं, तो चंद्रमोहन को आज क्लियर एज यहाँ पर है। और
चुनाव तक क्या नैरेटिव बनता है, क्या स्थिति बनती है, वो उसको हम बाद में भी रिव्यू कर सकते हैं। आज की तारीख में चंद्रमोहन को एज है यहाँ पर ज्ञान चंद गुप्ता से निश्चित तौर। और प्रेम कुमार गर्ग और सुशील गर्ग और क्षितिज चौधरी, इन लोग जेजेपी और आप? उसका मैंने जिक्र किया, क्षितिज का बहुत ज्यादा नहीं है, और ये दोनों चूंकि एक तो बनिया बिरादरी से है और जेजेपी का भी वहां पर रहा है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट, इनेलो का भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट। और जो अलग अलग एरियाज में से, मान लीजिए सिरसा की अगर आप लोकदल की बात करेंगे, तो सिरसा का सारा लोकदल गया था अभय सिंह के साथ, चिटाड़ा के उसमें, अजय के साथ नहीं गया था। तो पंचकुला का जो लोकदल था पुराना, वो आज भी जेजेपी के साथ है, जितना भी है वो। तो उसका थोड़ा बहुत लाभ सुशील गर्ग को मिल सकता है, 1500 वोट 2000 वोट जो भी। और वही स्थिति प्रेम गर्ग की भी है, आम आदमी पार्टी की भी। तो वो दोनों का गर्ग होना, ये ज्ञानचंद गुप्ता के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात, उसको ऐड करती है दिक्कत को। और क्लियर एज यहाँ पर मुझे लगता है आज की तारीख में चंद्रमोहन को है, क्योंकि मैं पंचकुला में रहा भी हूँ, लोगों से बात भी होती है लगातार। तो ओवरऑल पिक्चर, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम है, 4 बूंद आ जाए तो पानी खड़ा हो जाता है, कहीं कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, केवल फर्जी तरीके से सजाने का काम किया है कि चौक जो है उसको सजाओ मत, उस पर लाखों रुपए लगा के बिजलियां लगा दो, उसमें पानी आए तो बेशक वो गिर जाए। तो उस तरह का जो एक फ्लूइड, जो फ्लॉड एक डेवलपमेंट का मॉडल है, उसका एक पंचकुला एक आदर्श उदाहरण हो सकता है चंडीगढ़ से जब आप तुलना करेंगे तो। और इसका खामियाजा निश्चित तौर पर ज्ञानचंद गुप्ता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि स्पीकर बहुत बड़ी पोस्ट थी, और वो ना केवल मनोहर लाल के नजदीक थे, बल्कि मोदी जी के भी नजदीकियों में उनकी गिनती होती है ज्ञानचंद गुप्ता की। चलिए, अब खत्म करने से पहले एक छोटा छोटा जवाब चाहेंगे शिवरान साहब, रविंद्र सिंह शिवरान, आपसे, कि ये तो हमने बात की वहां की इक्वेशन समीकरण जो कैंडिडेट है, कोई इशू है, लोकल इशू, कॉमन इशू पूरे स्टेट के लिए जो इस चुनाव को प्रभावित करेगा, ये सारे समीकरण और जो भी विश्लेषण के अलावा? शिवरान? देखिए सर, जो मुख्य मुद्दे आजकल मीडिया में छाए हैं, पहलवान, जवान, किसान का, वो तो है ही सबकी जानकारी में। लेकिन उसके अलावा सरकार के खिलाफ जो लोग नाराजगी है ना, उसके लिए प्रॉपर्टी आईडी का एक इशू है। आप जब शहर में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो एक बहुत बड़ा इशू है। एक एनओसी का इशू है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हर काम के लिए लेना पड़ता है। तीसरा, नौकरी रोजगार में जो सीईटी जो इस सरकार की पॉलिसीज थी, वो एक बड़ा इशू है। परिवार पहचान पत्र, ये 4-5 ऐसे इश्यूज हैं जो आम आदमी, हर इंसान के जीवन को छू के जाते हैं। और जब इंसान, अगर आप यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अगर 3 प्रॉपर्टीज हैं, अगर 3 घर हैं, तो तीनों की आईडी गलत है, तीनों की ही आईडी गलत है। अब आप बैठे हैं जिस घर में, सपोज करें वो घर 600 गज का है और वो दिखा दिया गया 800 गज का। अब आपको 800 गज का पैसा भरना है, आप जा जाके वहां पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया मेरा तो है ही 600 गज का, 200 गज एक्स्ट्रा कहां से लेके आ गए। तो इस तरह की दिक्कतों के सामना करना पड़ रहा आम आदमी को। लेकिन वो आम आदमी उस तरीके से वैसे आप घर संगठित का नहीं है। साइज बहुत बड़ा बता रहे हैं आम आदमी के लिए, 600 गज तो बहुत बड़ा हो जाएगा, थोड़ा छोटा रखते हैं इसको, 150-200 गज तक। सर यहाँ वो नहीं है आपका इतना। वो आपका बता रहे हैं, आपका बता रहे हैं। मेरा नहीं बता रहा सर मैं। मैं मेरा तो आपका फ्लैट बताया, अगर कोई गज ही नहीं है, तेरा भी मंजिल पर टंगा हो। मैंने आपका बताया सर, इसलिए तो खुद का तो मैं 100 का ही बता था। चलिए, तो ये हेमंत, हाँ लोकल इश्यूज हैं सर, जिन जो इम्पैक्ट कर रहे हैं। हाँ, और नौकरी बहुत बड़ा इशू है सर। सीईटी एक एग्जाम था जिसमें 12 लाख बच्चे अपीयर हुए थे 2021 में, उनकी आज तक 2024 तक भर्तियां नहीं हुई हैं। ये छोटे छोटे इश्यूज हैं। नेशनल मीडिया थोड़ा सा इनको इग्नोर कर देता है क्योंकि वो पॉपुलर ज्यादा, पहलवान, किसान, जवान ज्यादा चलता है। जी चलिए हेमंत अत्री साहब, क्लोजिंग मुद्दे जो चुनाव को प्रभावित करेंगे, एक कुछ अजीत तो जी, वो बताया। हाँ, बिल्कुल जो कहा भाई ने वो 100% में सहमत हूँ। ये सारे के सारे मुद्दे, इन पे आपने बात भी की है लगातार, अखबारों के साथ, फैक्ट्स के साथ, आपने तो इस पे पूरे के पूरे शो भी कर दिए। इन सारे मुद्दों के अलावा एक सबसे जो त्रासदीपूर्ण जो 10 साल रहे हैं हरियाणा की गवर्नेंस के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, वो है अनअकाउंटेबल गवर्नेंस। किसी चीज की कोई जवाबदेही नहीं है। जो चौरन साहब ने कहा वो क्या है कि अजीत जी का मकान मेरे नाम चढ़ा दिया, मुझे पता भी नहीं है उसका। मुझे साल बाद पता तब लगेगा जब या तो मैं उसके कोई टैक्स भरने जाऊंगा, प्रॉपर्टी टैक्स, या कोई एनओसी लेने जाऊंगा, तब मुझे पता लगेगा मेरा घर, फोटो मेरे घर का है और वो नाम आपके है, और उसका कोई रिड्रेसल का कोई सिस्टम नहीं है। आज भी आरटीआई में तमाम लोगों ने लगाया और सारे फैक्ट्स हैं ऑन रिकॉर्ड, विजिलेंस जांच कर रही है लोकायुक्त। 95% तक फाल्टी है जी। अगर 100 घरों का आपने प्रॉपर्टी आईडी बनाई, 95 की प्रॉब्लम है। आप कल्पना कर सकते हैं हर आदमी लाइनों में खड़ा है। सेम इज द केस विद फैमिली आईडी, ये जो परिवार पहचान पत्र बनाया। आपको क्या कहते हैं, जनता को क्या कहते हैं कि साहब हमने जनहित के लिए बनाया, लेकिन हकीकत यह है कि सारा डेटा गैदरिंग हो रहा है एक खास पर्पज से। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने आपको दिया था कि जो प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान योजना है, ध्यान होगा आपको, जो 6,000 रुपए देते हैं साल में,
उसमें हरियाणा को इनिशियली 20 लाख किसानों को पैसे मिले किसान सम्मान निधि के, और जैसे ही पीपीपी वाला ये सिस्टम का डेटा कलेक्ट हुआ उसके साथ 6 लाख के ओवरनाइट कट गए। आपने कहा मेरी इनकम 2 लाख है, वो 5,000 छाप दी, किसी ने 5 लाख बताई, उसकी 15,000 छाप दी। कोई सिस्टम ना तो उसको जी। ठीक करने का है, ना कोई अकाउंटेबल है। और पूरे हरियाणा को देखिए, पहलवान, किसान, ये सारी चीजें तो अपनी जगह ही, ये तो हरियाणा की दुखती रग है। लेकिन जो आम आदमी जो है, जो इन चीजों से कहीं बचता भी था, उसको पुअर गवर्नेंस और अनअकाउंटेबल गवर्नेंस के कारण लाइनों में खड़ा कर दिया है पिछले 10 साल में, और कोई जवाबदेही का तंत्र नहीं है। आप घूमते रहिए कि मेरा मकान हेमंत के चढ़ा दिया, कोई नहीं पूछने वाला है, पैसे दे दीजिए सारे काम हो जाएंगे। तो वो एक अलग तरह चलिए। का भ्रष्टाचार है। हम्म। तो कुल मिलाकर के जो ये पिछले 10 साल का जो है, ये जो एंटी इनकम्बेंसी है, आज की तारीख में ये सबसे बड़े इशू ये है, जो बेरोजगारी से लेकर तमाम चीजें। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया कि मैं आज से फिर हरियाणा निकल रहा हूँ, हिसार, सिरसा, जींद और जहां भी, और ऐसे ये बातचीत बीच बीच में मौका निकाल कर हम 5-5, 4-4 सीटों को सेलेक्ट करके वहां की स्थिति पर बात करते रहेंगे। और ये जो 10-15 वीवीआईपी सीट, हॉट सीट मिलेगी जो अभी 2 एपिसोड में है, इसको एक बार फिर से हम रिविजिट करेंगे आखिरी सप्ताह सितंबर के या पहले सप्ताह 1-2 अक्टूबर के आसपास, जब चुनाव 5 अक्टूबर को हो रहे होंगे, कि तब कोई स्थिति बदल रही है क्या। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, रविंद्र सिंह शौरान साहब, हेमंत अत्री साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को भी शुक्रिया और नमस्कार।